इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप सो आप लोग बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूँ सर। हमारा ऑलरेडी चैप्टर चला था प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिस मैनेजमेंट। हमने बेस समझा कि ऑपरेशन क्या होता है, मिस मैनेजमेंट क्या होता है, किस क्राइटेरिया का बेस पे कौन जाता है, किसके पास जाता है, कितने एप्लीकेशन लिमिट होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट था बेस समझना सर। क्वेश्चंस बनते हैं सर यहाँ से। 241 और 244 हमेशा इंटर चेंज है एक दूसरे से, मतलब लिंक करना सर हमेशा। 241 क्वेश्चन आया था 244 लिख के ही आना है, 244 आया था 241 का तो जाएगा ही जाएगा रेफरेंस। सर आज क्या है सर? सर आज हम करेंगे सर 242। सर इंपॉर्टेंट, लीस्ट इंपॉर्टेंट, बट सर क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ से भी। सर किस चीज़ के क्वेश्चन आ रहे हैं मैं बताता हूँ सर। एक तो मेरे को है ना आरटीपी में किसका एमसीक्यू दिखा था, मैं आज तक दिमाग हिला हुआ इस एमसीक्यू देख के। मैं सोचा मैं ये पॉइंट कैसे मिस कर गया था पढ़ने टाइम भी। तो मैं एक बताऊंगा कौन सा एमसीक्यू क्या था, ये आगे पढ़ेंगे 243 में पढ़ेंगे सर। आज हमारा टारगेट क्या रहेगा? आज हमारा टारगेट है 242 एंड 243 सर। दो ही सेक्शन सर, आप देख तो लो कितनी चीज़ बातें लिखी गई है दो सेक्शन में। सब बहुत बातें लिखी गई है दो सेक्शन। मेरे को लगता है 8 सेक्शन से बराबर है ये। 242 तो सब बहुत बड़ा है, फिर भी कोशिश करेंगे 242 को समझ के आराम से जितने पॉइंट्स रिटेन हो सकते हैं ना, मैं उतने पॉइंट्स रिटेन करवा दूंगा आपको सर। और इतना तो आपको याद करना ही पड़ेगा 242 में। देखो 242 में क्या लिखा है पहले देखो, यहाँ सर लिखा है, देखो मैं आराम से करवाता हूँ आराम से। देखो आज हम दो ही सेक्शन करेंगे इंपॉर्टेंट सर, दो सेक्शन। ये मान लो ये चैप्टर में 5-6 ही सेक्शन है सर, आने तो एक क्वेश्चन है ही कहीं ना कहीं से। तो वो 5-6 चैप्टर सेक्शन को क्यों छोड़े कोई भी पार्ट को, तो आराम से करते हैं ना सर। आज का क्लास लग जाएगा, कल का मैंने छोटा ही क्लास रखा था 1 घंटे का, आज का भी एक 1.5 रखूंगा, कल आधा घंटा रखूंगा सर। सर कल क्या करेंगे? कल करेंगे क्लास सेक्शन सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 245 नंबर्स अच्छे खासे दे दिए। पहले उसमें सिर्फ एज मे प्रिस्क्राइब लिखा हुआ था, बट अब वो सारे नंबर्स आ गए सर वहाँ पे, एज मे बी प्रिस्क्राइब वाला नंबर्स आ गए। तो देखेंगे सर क्लास सेक्शन कल देखेंगे सर। आज क्या है सर? आज हम देखेंगे पावर्स ऑफ ट्राइब्यूनल, क्योंकि हम दरख्वास्त लेके जा रहे हैं ना ट्राइब्यूनल पास। कौन सर? मेंबर्स दरख्वास्त लेके जा रहे हैं सर। देखो सर हमारे साथ ऑपरेसिव हो रहा है सर, ऑपरेसिव हो रहा है हमारे साथ सर, कुछ तो करो सर हमारे साथ। तो ट्राइब्यूनल के पास पावर है कि ट्राइब्यूनल क्या क्या कर सकता है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे। तो सर हेडिंग क्या है सर? सेक्शंस की हेडिंग है सर पावर ऑफ ट्राइब्यूनल। सर यहाँ पे मेन अथॉरिटी कौन है सर? यहाँ पे मेन अथॉरिटी ट्राइब्यूनल है, क्योंकि एप्लीकेशन लेके कौन जा रहा है? ये लोग एप्लीकेशन लेके किसके पास जा रहे हैं? ट्राइब्यूनल पास जा रहे हैं। रिवाइज कर देता हूँ थोड़ा सा सर। किस बेसिस पे? 241 के बेसिस पे। लिमिट कितनी हुई चाहिए? 244 वाली। 241 में कौन था सर? ए एंड बी। ए में क्या था सर? कोई भी प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी हो रहा है तो हम जा सकते हैं, या हो चुका है या हो रहा है। और क्या था सर? कोई भी चेंज इन मैनेजमेंट ऑफ कंपनी या कंट्रोल ऑफ कंपनी हुआ है जो लाइकली टू भी गलत होने वाला है। पहले ही में चेंज पता चल गया यार, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो आने वाले ना, 2 को मार के हटाने वाले हैं, ऐसा कुछ चेंज इन मैनेजमेंट में चेंज होने वाला है, तो मेंबर जा सकते हैं। क्या बोर्ड जा सकता है? नहीं सर, मेंबर ही जा सकता है। तो 241 के बेसिस पे 244 का लिमिट है कितना सर? 100 मेंबर्स और मेंबर्स होल्डिंग 1/10 ऑफ इशूड सर, इशूड याद रखना, इशूड। और सर ऑन 1/10 ऑफ मेंबर विच एवर इज लोअर, विच एवर इज मतलब कोई भी अगर ट्रैक करेगी। और शेयर कैपिटल नहीं है तो सर सिंपल 1/5 ऑफ टोटल मेंबर्स, इतनी तो होनी चाहिए एप्लीकेशन लेके जा रहे तो सर। यही था कल, ठीक है। 241 के बेसिस 241 हमने आराम से देखा, कुछ एग्जाम्पल समझे, हमने कुछ एग्जाम्पल समझे अच्छे से और उसको देखा था। आज हम क्या देखेंगे सर? सर आज हम देखेंगे पावर्स। अब मान लो ये आदमी चला गया ट्राइब्यूनल के पास, अब इस ट्राइब्यूनल के पास क्या पावर्स है, क्या क्या कर सकता है ट्राइब्यूनल? सर ये बहुत पावर्स है ना, हर जगह को दिखेगा। 164 में भी दिखेगा, जब कंपनी लॉ का हम कोड चालू करेंगे ना, 149 सीरीज 149 to 170 वाले, यहाँ पे 164 में पावर भी है ट्राइब्यूनल के पास। क्या 164 में क्या होता है सर? डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर होता है। तो बहुत सारे पावर्स यहाँ पे लिंक करते हैं। तो सर ये 242 तो अब याद रख लेना सर अच्छे से कि पावर्स ऑफ ट्राइब्यूनल दिया हुआ है, ठीक है सर। सर क्या पावर्स है सर? देखो अब हम थोड़ा सेक्शन को तोड़ते हैं। देखो इफ ऑन एप्लीकेशन, if on any application made सर कितने में सर? अंडर सेक्शन 241 सर। 244 में एप्लीकेशन नहीं बनता है सर। 244 में एप्लीकेशन की क्राइटेरिया दी रखी है, बट एप्लीकेशन जा रहा है 241 वाले बेसिस पे मेंबर्स लेके जाते हैं। 244 तक जस्ट लेके पूछता है कि आप इतना सेटिस्फाई कर रहे हो तो नहीं कर रहे हो, बट 241 में तो मेन क्राइटेरिया किस बेसिस पे आप ट्राइब्यूनल पास जा रहे हो। तो कोई भी एप्लीकेशन मेड हुआ किसमें सर? 241 वाले में। 241 में क्या देगा? 2 क्राइटेरिया में, ठीक है। इफ एन एप्लीकेशन मेड अंडर द ट्राइब्यूनल इज ऑफ ओपिनियन। सर कुछ याद आ रहा है सर? सर इन्वेस्टिगेशन कराने में समय ना 3 केसेस में हम सीजी के पास जाते थे। यहाँ पे हम ऑपरेसिव हो रहा है कुछ भी तो हम ट्राइब्यूनल पास जा रहे हैं। क्या सीजी हमारे वो 3 केसेस के लिए बाइंडिंग होती थी कि सीजी को मैंडेटरी इंस्पेक्टर अपॉइंट करना था? नहीं, सीजी का ओपिनियन था। मतलब सीजी कोई वो पार्टी नहीं कि तुम सीजी को बोल दो कि सर इंस्पेक्टर अपॉइंट करो, इन्वेस्टिगेट करो, नहीं।
यहाँ भी वही चीज़ सर, मेंबर जाके ट्राइब्यूनल को बोल नहीं देगा ट्राइब्यूनल मेरे को ये लग रहा है, तुम जल्दी से काम करो, ऑपरेसिव है हमारे साथ, कुछ डिसीजन पास करो, तुम्हारे पास पावर है, सेक्शन 240 में पावर है। नहीं सर, ट्राइब्यूनल का ओपिनियन है। मतलब तुम अगर ए और बी 241 वाले बेसिस पे लेके आ रहे हो ना, 241 वाले बेसिस पे लेके आ रहे हो ना, ए और बी जो क्राइटेरिया था सर, ट्राइब्यूनल का ओपिनियन, मतलब ट्राइब्यूनल बाइंडिंग नहीं है सर कि ऑर्डर देगा ही देगा, कुछ भी पावर उसके है कि नहीं है। ट्राइब्यूनल को सोचेगा, ट्राइब्यूनल एनालिसिस करेगा, सब कुछ देखेगा कि ये तुम बंदा जो आ रहा है, चिल्ला रहा है कि मेरे साथ ऑपरेसिव हो रहा है, मेरे साथ ऑपरेसिव हो रहा है, क्या सच में ऑपरेसिव हो रहा है। तो यहाँ पे ट्राइब्यूनल क्या, कुछ भी एप्लीकेशन आएगा ट्राइब्यूनल पहले एनालिसिस करता है, फिर उसका ओपिनियन क्या होता है, इज ऑफ ओपिनियन, वो उसके ओपिनियन पे क्या देता है, कुछ पावर्स उसके पास है, कुछ भी डायरेक्शन दे सकता है, तो उसके ओपिनियन पे सर यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। क्या मेंबर लेके गए 100, मान लो एप्लीकेशन 244 वाला था, क्या ट्राइब्यूनल बाइंडिंग है सर, एप्लीकेशन वो पावर ऑफ ट्राइब्यूनल के रिगार्डिंग ट्राइब्यूनल बाइंडिंग है, कुछ भी ऑर्डर पास कर दे, नहीं, ट्राइब्यूनल ओपिनियन देगा, उसके ओपिनियन पे डिपेंड करता है। ठीक है, इज ऑफ ओपिनियन डैट, अब देखो ट्राइब्यूनल के ओपिनियन में क्या लगा, डैट सर सेम लाइन 241 में ए में, मतलब वो देखो यहाँ इसको यहाँ थोड़ा यहाँ लिखता हूँ, ये ए है, डैट द कंपनी अफेयर्स हैव बीन और बीइंग कंडक्टेड इन मैनर which are prejudicial और ऑपरेसिव। मैं बताऊंगा सर, आराम से रुक जाओ, बताऊंगा इसमें ना एक अच्छा इंटरप्रिटेशन है, मैं बताऊंगा सर आराम से। ऑपरेसिव किसको सर, मेंबर और इन पब्लिक इंटरेस्ट और टू कंपनी। देखो सर क्या बोल रहा है, देखो हम ट्राइब्यूनल पास एप्लीकेशन लेके गए, बट ट्राइब्यूनल के सर ओपिनियन में होना चाहिए, मतलब ट्राइब्यूनल को लगना चाहिए सर, लगना चाहिए सर। सर क्या लगना चाहिए, जो तुम्हें, जो मेंबर को 241 ए में लगा था सर, मेंबर को क्या लगा था, जो मेंबर को लगा था, जो कंपनी का अफेयर चल रहा है ना, अफेयर्स जो कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट या कुछ भी चल रहा है ना, हैव बीन हो चुका है और बीइंग कंडक्टेड, ये चल रहा है, हो चुका है या चल रहा है, और बीइंग इन ए मैनर विच आर प्रीजुडिशियल और ऑपरेसिव टू मेंबर्स, जो ऐसा चल रहा है ना, जो मेंबर्स के खिलाफ जाने वाला है, शेयर होल्डर्स के डिसीजंस के खिलाफ जाने वाला है, तो कुछ फ्रॉडलेंट डिसीजंस लेने वाले हो मैनेजमेंट, या मान लो कुछ भी कंपनी में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, या तो कोई पब्लिक इंटरेस्ट, मान लो ड्रग्स वर्क्स का बिजनेस करने वाला, पब्लिक इंटरेस्ट खराब होने वाला है, या कंपनी ऐसा कुछ कर रहे हो जो सॉवरेनिटी जो इंडियन इंटरेस्ट पे है, मतलब कहते नहीं इंडिया का किसी और कंट्री के साथ रिश्ते खराब होने वाले, मतलब कंपनी का कुछ ना दूसरे कंपनी से रिश्ते खराब होने वाले हैं, ऐसा कुछ करने वाले कंपनी राइटिंग, या ऐसा कर रहे हो जो कंपनी वाइंडिंग अप हो सकती है, मतलब फ्रॉड कर रहे हो, सिंपल समझो ना, कुछ ऐसा डिसीजन कर रहे हो जो फ्रॉडुलेंट टाइप होने वाला है, या मान लो जो पब्लिक इंटरेस्ट में क्या मतलब ड्रग्स वर्क्स का बिजनेस करने वाले हो, तो यहाँ पे सेम ही चीज़ तो सर 241 ए में था, तो बस अंतर क्या है सर, वहाँ पे मेंबर को ये लगा था ना, कि मेंबर को लग रहा था ऐसा, अब बस यही चीज़ ट्राइब्यूनल को लगना चाहिए। देखो तुम्हारे सेटिस्फाई, मेंबर का सेटिस्फाई होने से कंडीशन नहीं फुलफिल होती है, अगर तुम्हें पावर ट्राइब्यूनल कुछ देना है ना, तो पापा को भी लगना चाहिए, जैसे बच्चे को लगता है ना कि मेरे से सीए नहीं हो पाएगा या मैं सी हो पाएगा, तो अपने पेरेंट्स को सेटिस्फाई कर दो, हाँ पापा मैं सीए कर दूंगा सर, ऐसा करना चाहिए। तो तुम जो एप्लीकेशन लेके गए ना ट्राइब्यूनल 241 ए वाला, वो तुम्हें पता है कि तुमने ऐसा ऐसा देखा है, क्या ट्राइब्यूनल को भी ऐसा लग रहा है, तो सेम लाइन है सर, सेम लाइन है, पूरा सेम लाइन है 241 ए वाला, तो मतलब मेंबर्स को भी लगना चाहिए, फिर ट्राइब्यूनल का ओपिनियन भी होना चाहिए कि हाँ कंपनी का जो अफेयर चल रहा है ना, वो प्रीजुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट है, या प्रीजुडिशियल टू द कंपनी है, कंपनी के खिलाफ ही है, या मान लो किसी मेंबर के खिलाफ है। कौन जा रहा था लेके एप्लीकेशन, मेंबर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यहाँ नहीं जा सकता, सिर्फ मेंबर के पावर है ऑपरेशन वाला, तो यहाँ पे ट्राइब्यूनल को लगा, ठीक है। और यहाँ पे एंड लिखना, एंड देखो ट्राइब्यूनल को लग गया कि ये हो रहा है, एंड मतलब इसके साथ क्या कर सकता है ट्राइब्यूनल, देखो ये इंपॉर्टेंट है, डिसाइड ऑन द ग्राउंड दैट इट वाज जस्ट एन इक्विटेबल एंड कंपनी शुड वाइंड अप। सर समझाना सर इसको, देखो तुम ट्राइब्यूनल पास लेके गए, कौन, तुम मेंबर्स ट्राइब्यूनल पास लेके गए, ट्राइब्यूनल ने बोला कि मेरे को भी तो लगना चाहिए कि जो कंपनी कर रही है वो प्रीजुडिशियल है, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पे ये समझो, फ्रीडम 251 मोबाइल फ़ोन एक कंपनी बनी
और मस्त क्या करिए, लूट रही है, सबसे मस्त लूट रही है। किसी मेंबर ने, कंपनी के मेंबर ने, या मान लो किसी ने क्या कर दिया, कंप्लेन कर दिया यार, मान लो कंपनी के मेंबर ने कंप्लेन कर दिया कि यार कंपनी तो, मेंबर को लगा, मेंबर से बोला गया था कि कंपनी हमारा ऑब्जेक्ट है कि पैसे लेके मोबाइल देना, मेंबर को पता चल गया यार ये तो फ्रॉड कर रही है, पैसे लूट रही है पब्लिक से। मेंबर चले गए ट्राइब्यूनल पास, ट्राइब्यूनल बोला कि रुको, तुम्हें लग रहा है ना कि कंपनी फ्रॉड करी, हमें भी तो लगना चाहिए। तो यहाँ पे ट्राइब्यूनल को लग गया, ठीक है। ये चीज़ क्या हुआ, ट्राइब्यूनल को लगा कि कंपनी कंडक्ट जो हो रही है ना, वो क्या हो रही है, प्री जुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट हो रही है, पब्लिक इंटरेस्ट खिलाफ है, पब्लिक के डिपॉजिट का पैसा लेकर तुम उड़ाने वाले हो, फ्रॉड करने वाले हो। ये मेंबर ने कंप्लेन किया एंड ट्राइब्यूनल ने क्या डिसाइड किया, ऑन द ग्राउंड दैट इट वाज जस्ट एन इक्विटी। ट्राइब्यूनल को ऐसा लगा कि यार ये कंपनी फ्रॉड कर रही है, क्यों ना इस कंपनी को बंद ही कर दें। ये पहला ऑर्डर है कंपनी ट्राइब्यूनल का, देखो दोनों साथ में। ट्राइब्यूनल को लगा कि जो चीज कंडक्ट हो रहा है, ये देखो ये पॉइंट एंड ये पॉइंट दोनों साथ में, एंड लिखा है सर, एंड लिखा है यहाँ पे, यहाँ तक ठीक है, यहाँ पे एंड लिखा है, फिर एंड के बाद ये सेंटेंस चालू होता है। तो याद है ट्राइब्यूनल को दोनों चीज लगना चाहिए, ट्राइब्यूनल लगना चाहिए जो कंडक्ट हो रहा है कंपनी या हो चुका है ना, ये प्रीजुडिशियल फॉर पब्लिक इंटरेस्ट है। एंड ट्राइब्यूनल ने क्या डिसाइड किया, यार ये कंपनी फ्रॉड कर रही है। सोचो ना, ट्राइब्यूनल को पता चल गया ये कंपनी 200 अकाउंट पर ले रही है, कुछ नहीं देने वाली वापस में, तो ट्राइब्यूनल ऐसे हाथ में हाथ डाल के बैठे रहेगा कि करो करो कंपनी करो करो, नहीं। ट्राइब्यूनल क्या बोलेगा, भाई तुमको हम जस्ट नहीं, हमें लग रहा है, इस बेसिस पर लग रहा है ना कि तुम फ्रॉडलेंट हो, हम क्या कर रहे हैं, तुम्हें वाइंड अप का डिसीजन ऑर्डर पास कर रहे हैं, तुम्हें बंद कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, हम तुरंत वाइंडिंग अप कंपनी को ऑर्डर दे रहे हैं और तुम्हारी कंपनी को बंद कर रहे हैं। यार तुम्हें हम इतना टाइम नहीं दे सकते कि आप एसआर पास कराओ, वो पास कराओ, मेंबर्स को बोले, ऐसा कुछ नहीं। हमें लग रहा है कि तुम्हारा ए और बी दोनों सेटिस्फाई हो रहा है। मतलब ए क्या था कि हमें लग रहा है कि तुम कुछ कंडक्ट कर रहे हो जो पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ जा रहा है, और बी क्या है, हम तुम्हें बंद कर रहे हैं। भाई क्यों 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 चलने दे तुम्हें, हम लूटने के लिए पब्लिक को नहीं यार, पब्लिक को लूटने नहीं देंगे तुम्हें, हम बंद कर रहे हैं तुम्हारा बिजनेस, ठीक है। बट इसमें सर एक और क्या लाइन लिखा, सुनो ये इंपॉर्टेंट है, बंद कर रहे हैं, ठीक है। बट ये देखो यहाँ पे दो इंटरप्रिटेशन है, देखो एक तो ट्राइब्यूनल ने साफ बोल दिया कि हम तुम्हें क्या कर रहे हैं, वाइंड अप कर रहे हैं, ठीक है, बंद कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, मतलब कंपनी क्यों चलने देगी तुम्हें, तुम लूट रहे हो पब्लिक को। बट देन ट्राइब्यूनल थिंक्स that in case of winding up company would unfairly, देखो बहुत गंदी लाइन है लॉ के लैंग्वेज में, अब देखना बुक में ऐसी ही लाइन लिख रखी है, अनफेयरली प्रेजुडिश। अब नोट देख लें सही से, इसको सही से लिखना। देखो मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट पे समझाता हूँ, यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। देखो मैं एक बात बताता हूँ, सुनो पर यहाँ समझ लो, यही इतना ही लाइन है, समझ लो, ठीक है। सुनो क्या है, इतना ही है, सुनो। पहले क्या लगा, पहले ट्राइब्यूनल को लगा कि यार कंपनी फ्रॉड कर रही है, ट्राइब्यूनल लगा कि जो कंडक्ट हो रहा है वो पब्लिक इंटरेस्ट में खराब हो रहा है, या किसी को ऑपरेसिव हो रहा है, अत्याचार कर रहे हो मेंबर्स पे, या कंपनी पे ही कुछ गलत होने वाला है। एंड ट्राइब्यूनल क्या ऑर्डर दिया, ट्राइब्यूनल बोला बंद करो कंपनी को, पहला ऑर्डर दिया बंद करो कंपनी को। बट ट्राइब्यूनल को लगा कि यार जो हमारे पास रोने आए थे मेंबर्स, ये मान लो मेंबर्स, नेक्स्ट समझते हैं, मैं इसको रीडिंग करवाऊंगा। मान लो ये मेंबर्स थे, कौन से सर मेंबर, हमें पता है कि मेंबर ही जाता है। सुनो ये सेकंड लाइन का मीनिंग क्या था, मेंबर आए थे क्या सर, रोने, किसके पास, ट्राइब्यूनल के पास। बहुत अच्छी सर, अब लॉ की लैंग्वेज देखो हिल जाओगे, इसलिए मैं समझा रहा हूँ, आराम से समझना इसको। मेंबर आए रोने आपके पास, किसके पास, ट्राइब्यूनल के पास। ट्राइब्यूनल बोला क्या हुआ क्या हुआ, ट्राइब्यूनल ने पूछा क्या हुआ, इन्होंने बोला कि मेरे को 241 ए एंड बी लगा। अब देखो ऐसे ही बोलूंगा मैं, इतना लाइन नहीं बोलूंगा, 241 ए बी लगा। इसने क्या किया, ट्राइब्यूनल ने पूछा क्या एप्लीकेशन लाए हो, ये बोला 244 सेटिस्फाई, ठीक है। अब ट्राइब्यूनल बोला रुको, अब ट्राइब्यूनल बोला मेरे को चेक करने दो। ट्राइब्यूनल ने क्या हुआ, ट्राइब्यूनल को लगा कि ए मतलब प्रीजुडिशियल है पब्लिक इंटरेस्ट में, और बी में क्या लगा, ट्राइब्यूनल बोला यार तुम्हारा तो सही मानना है, मेरे ओपिनियन में भी आ रहा है कि ये कंपनी प्रीजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट है, हम क्या कर रहे हैं, वाइंडिंग अप ऑर्डर दे रहे हैं। एक बात सोचो, रोने कौन आया था, मेंबर। ट्राइब्यूनल साफ देखो, ये दोनों लाइन समझ के यही साफ आया कि ए एंड बी एंड है, तो यहां तक तो समझ आया कि हाँ वाइंडिंग अप ऑर्डर आ रहा है, ठीक है, यहां तक समझ आया वाइंडिंग अप ऑर्डर आया है, ट्राइब्यूनल को लगा भी है, वाइंडिंग अप ऑर्डर भी आ गया। बट बाद में क्या बोला, सुनो, बट क्यों बोला, सुनो। अब सोचो वाइंडिंग अप ऑर्डर आ गया, हमने वाइंडिंग अप पढ़ा था सर, एक वाटरफॉल होता है,
कि किसको कैसा क्या पैसा मिलेगा। पहले कॉस्ट मिलता है, फिर 24 मंथ्स वाले, फिर 12 मंथ्स वाले हैं, फिर अनसिक्योर क्रिएटर है, फिर सीजी का कुछ भी पैसा 2 साल का है, फिर बचा लास्ट में कोई क्रिएटर्स बचे, फिर प्रेफरेंस बचे, फिर कौन बचे, शेयर होल्डर्स। कौन बचा सर, शेयर होल्डर्स। सोचो शेयर होल्डर्स बचे, आराम समझो। ये मेंबर भी तो सर कंपनी के शेयर होल्डर्स ही होते हैं सर, लगभग कंपनी के शेयर जो शेयर होल्ड करते हैं वही तो मेंबर्स होते हैं कंपनी के। अब एक बात बताओ, तुम रोने आए कि तुम्हारे से ऑपरेसिव हो रहा है, ट्राइब्यूनल ने बोल दिया वाइंडिंग अप, खत्म, कंपनी खत्म। अब वाइंडिंग अप में मान लो जब पैसा बट रहा है, यार ये तो घुमा फिरा कि ये भी तो लास्ट में पहुंच गया, मेंबर्स को तो पैसा लास्ट मिलता है। मतलब क्या हुआ, रोया इसने और मजे ले गए कौन कौन, क्रेडिटर्स ले गए, खुद लिक्विडिटर ले गया, प्रेफरेंस शेयर वाले ले गए, सिक्योर क्रेडिटर, अनसिक्योर क्रेडिटर, गवर्नमेंट, लास्ट बचा था पैसा ही नहीं बचा इसके पास। ये बोलेगा मैं रो के क्या किया, मैं क्यों गया रोने। इसलिए बोला गया कि ट्राइब्यूनल तुम भावुक मत हो, तुरंत वाइंडिंग अप ऑर्डर मत दो। देखो तुरंत अगर तुम्हें लग रहा है कि हाँ कर दो वाइंडिंग ऑर्डर, बट तुरंत मत दो। बट द ट्राइब्यूनल थिंक्स, तुम्हें सोचेगा कि दैट इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी दैट वाज अनफेयरली होगा, किसके साथ, मेंबर्स के साथ। ये अनफेयरली किस सेंस में होगा सर, इस सेंस में होगा। सोचो ना, मेंबर रोते रोते गया ट्राइब्यूनल पास, ट्राइब्यूनल कंपनी ऑपरेसिव कर रहा है, ट्राइब्यूनल बोला कि हाँ मेरे को भी लग रहा है ए वाला कौन, ये वाला लग रहा है मेरे को भी, और क्या लग रहा है, मैं बोला वाइंडिंग अप, मतलब यहां तक बोला वाइंडिंग अप। तो सर ये मेंबर बोला यार मजाक चल रहा है, वाइंडिंग अप कर दोगे तो हम तो भाई ऑलरेडी लास्ट में आते हैं वाइंडिंग अप के वाटरफॉल में। तो ट्राइब्यूनल को बोला गया कि एक काम करो, कभी ऑर्डर दो तो तुरंत वाइंडिंग अप मत दो, सोच के दो। बट देन ट्राइब्यूनल थिंक दैट इन केस ऑफ वाइंडिंग अप, क्योंकि क्या हो सकता है ना, वाइंडिंग ऑर्डर क्या हो सकता है ना, मेंबर के खिलाफ जा सकता है मैटर, क्योंकि मेंबर पास पैसे ही नहीं बचेगा लास्ट तक आते आते। इसलिए बोला गया कि देखो वाइंडिंग अप तुरंत मत दो, बट क्या करो तुम्हारे पास और पावर्स हैं। अब लिखा गया ट्राइब्यूनल, ये प्रिजुडिस मेंबर्स हो गया। अब यहाँ लिखा गया देयर आर सम अदर पावर्स टू ट्राइब्यूनल। अब सर ये अदर पावर है ना सर, देखो एक तो तुरंत वाइंडिंग अप दे दो, बट वाइंडिंग अप क्या हो रहा है कि मेंबर्स के खिलाफ जा रहा है ना मैटर। मेंबर्स रोते रोते आए तुम्हारे पास, तुमने क्या किया, और डुला दिया उनको, बोले कि अब देखो मैं वाइंडिंग अप कर रहा हूँ, मेंबर बोलेगा मेरे पास कुछ पैसे ही नहीं आएगा, हम तो शेयर होल्डर्स है कंपनी के, हमें तो लास्ट में मिलता है पैसा। तो ट्राइब्यूनल ने बोला रुको, हम एक काम करते हैं, हम तुम्हें कुछ और ऑर्डर देते हैं, तुम्हारा जो मैटर है ना उस मैटर रिगार्डिंग ऑर्डर देंगे। तो सर यहाँ पे ना लिस्ट ऑर्डर्स की, ये बहुत इंपॉर्टेंट याद करना। देखो सर मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझा दूं, एग्जांपल के साथ कोशिश करूंगा लिंक करवा दूं यहाँ पे, लेकिन लिस्ट है सर जो अदर ऑर्डर्स है ना, अदर। देखो एक तो वाइंडिंग अप ऑर्डर है, बट वाइंडिंग ऑर्डर क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि मेंबर्स के खिलाफ जा रहा है, इसलिए क्या अदर ऑर्डर्स, क्या अदर पावर ऑफ ट्राइब्यूनल। सर ये अदर पावर में क्या क्या आ रहा है सर, यही लिस्ट तो याद करनी है हमें, यही लिस्ट याद करना है सर, समझते हैं सर। टोटल एटलीस्ट शायद 8 to 9 पॉइंट्स हैं, कोशिश करेंगे कि हर पॉइंट को समझ लो, को रट्टा नहीं मारना है यहाँ पे। अगर कुछ पॉइंट समझ भी गए ना तो बहुत काफ़ी है, बस एग्जाम में आपको एक केस सिनेरियो दे देगा, बट आपको याद रहना चाहिए, तो आपको होना चाहिए, याद होना चाहिए ट्राइब्यूनल पास पावर क्या क्या है, बट एक रीडिंग होनी चाहिए आपके पास, और एक समझने का होना चाहिए कि हाँ अच्छा ऐसा हो सकता है, ट्राइब्यूनल पास ये पावर है, ठीक है। अब देखो ट्राइब्यूनल क्या क्या ऑर्डर या पावर बेस है उसके पास। देखो फर्स्ट आराम से आते ए, रेगुलेशन ऑफ, मैं आराम से समझाऊंगा, एग्जांपल समझाऊंगा सर, टेंशन मत लो। कंडक्ट ऑफ, देखो नोट्स में प्रॉपर मिल जाएगा आपको, ठीक है, टेंशन मत लो, आप बस समझने में कोशिश करो ज़्यादा। और नोट्स से फिर क्या करना, तुरंत समझने में एक रीडिंग मारना नोट्स से। जब भी आप क्लास देखोगे, मैं नोट्स एक दिन डिले कर रहा हूँ, बट ठीक है, जब भी आप क्लास देखोगे आप एक दिन बाद ही क्यों, इसको रीडिंग जोड़ करना। कंपनी इन फ्यूचर सब मत, देखो एक पावर में नीचे एग्जाम्पल लिखते जाऊँगा, ठीक है, आपको इससे है ना रिटेन करने में ईजी होगा। रेगुलेशन ऑफ कंडक्ट ऑफ अफेयर्स ऑफ कंपनी इन फ्यूचर, मतलब किसके पास की, कौन बताना रेगुलेशन। तो यहाँ पे सारे पावर किसके पास है, ट्राइब्यूनल के पास है। ट्राइब्यूनल बताएगा रेगुलेशन, मतलब कैसे 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 कंडक्ट करना है कंपनी के अफेयर्स को, कंपनी के बिजनेस ऑपरेशंस को, कैसे इन फ्यूचर में, मतलब अब तक तुमने जो कांड कर दिया, बट फ्यूचर में कैसे कंडक्ट करना है वो बताएंगे। एग्जाम्पल फ्रीडम टू, वही वाला फोन। सर क्या एग्जाम्पल हो सकता है, ट्राइब्यूनल ने क्लियर मना कर दिया नो पब्लिक डिपॉजिट इन फ्यूचर, मतलब ट्राइब्यूनल अब बोल रहा है ना, अब हम तुम्हें रेगुलेट कर रहे हैं, हम तुम्हें ऑर्डर दे रहे हैं कि तुम अब क्या करोगे, फ्यूचर में कोई पब्लिक डिपॉजिट नहीं लोगे। अब साफ मना कर दिया, या बोल दिया नो लोन प्रोवाइडेड टू डायरेक्टर्स, डायरेक्टर को लोन दे सकते हैं, सेक्शन 180 वाले सीरीज में है, बट ट्राइब्यूनल ने साफ मना कर दिया हम तुम्हें रेगुलेट कर रहे हैं कि तुम्हारे जो कंडक्ट अफेयर्स ऑफ कंपनी होंगे ना फ्यूचर में वो ऐसे चलेंगे। तो कैसे कैसे डिसीजन दे सकता है ट्राइब्यूनल साफ मना कर सकता है, तुम 251 का फोन लाके पब्लिक डिपॉजिट लूट रहे थे, पब्लिक से पैसे ले रहे थे, हम तुम्हें साफ मना करें तुम अब कोई पब्लिक डिपॉजिट नहीं लोगे।
या तुम अब कोई लोन नहीं दोगे डायरेक्टर का, तो सर याद रखना सर रेगुलेट भी कर सकता है ट्राइब्यूनल, किसी कंपनी को कैसे चलना है क्या चलना है ट्राइब्यूनल ये भी बोल सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल बस दिमाग में बैठा लेना, हिट कर दिया। देखो इसमें मैं ज़्यादा टाइम लगाऊंगा क्योंकि मैं एक एक पॉइंट डिस्कस कर दूंगा, आपको एक आइडिया होना चाहिए, एक ब्रीफ, हाँ ये पढ़ा हुआ है, ये पढ़ा हुआ है, को हिट करना चाहिए और एग्जांपल हिट करना चाहिए। हाँ पब्लिक डिपॉजिट नहीं ले सकता क्योंकि फ्रीडम 251 पब्लिक डिपॉजिट से पैसा लेके ही उसने सारा फ्रॉड किया था, तो ट्राइब्यूनल मना कर सकता है इस रिगार्डिंग फ्यूचर में सुधारने के लिए। पास्ट में कर दिया तुमने, कर दिया, फ्यूचर में सुधारने के लिए तुम्हें बोला कि अब तुम कोई पब्लिक डिपॉजिट नहीं लोगे, मतलब कैसा कंडक्ट ऑफ अफेयर चलाना कंपनी का ये बताएगा। या मान लो बोलेगा तुम कोई 50 करोड़ से ऊपर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं करोगे एट अ सेम टाइम दो पार्टी से, मतलब कुछ भी बोल सकता है ट्राइब्यूनल, आपके कंडक्ट ऑफ चला सकता है, ठीक है, उसके पास पावर आ जाएगा। अब 242 पावर देता है, तो एक केस सिनेरियो दे सकता है क्या ट्राइब्यूनल पास पावर है, ट्राइब्यूनल ने ये डिसीजन दिया है कि अब तुम है ना 50 करोड़ से ऊपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करोगे, हाँ दे सकता है क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है रेगुलेशन कैसे भी कर सकता है अफेयर ऑफ कंपनी का, ठीक है। बी देखो सर, बी को ना शेयर्स, देखो देखो इसको रुक जाओ, अब देखो अब शेयर्स रिगार्डिंग बातें सारी इसके इसमें ही है बी। देखो ये तो अफेयर रिगार्डिंग कंडक्ट ऑफ अफेयर होगा, अब थोड़ा शेयर्स रिगार्डिंग बोला कि शेयर्स रिगार्डिंग भी पावर है ट्राइब्यूनल के पास, क्या क्या पावर है देखो, परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ एनी मेंबर ऑफ कंपनी बाय अदर मेंबर्स। से क्या बोला सर इसमें, देखो हमने पढ़ा था सर अदर मेंबर और कंपनी में, कंपनी खुद भी खरीद सकता है या कोई मेंबर और खरीद सकता है। देखो हमने पढ़ा था एक बार स्टार्टिंग एग्जांपल में कि कंपनी में मान लो 6 लोग थे, इनके पास पावर था 90%, इनके पास था 5%, इनके पास था 5%, ठीक है। सुनते जाओ, ये गए रोते रोते ट्राइब्यूनल यार हमारा तो डिसीजन कभी चलता ही नहीं है, ना तो एसआर में ना तो ओआर में। ट्राइब्यूनल ठीक है क्या दिक्कत हो रही तुम्हें, ट्राइब्यूनल वो डिसीजन जो ले रहे हैं ना वो फ्रॉडलेंट डिसीजन ले रहे हैं। ट्राइब्यूनल ने सोचा यार ऐसा तो नहीं लग रहा है, बट ठीक है ट्राइब्यूनल लग भी गया, तो ट्राइब्यूनल ने बोला एक काम करो, तुमको इतना दिक्कत हो रहा है ना, तुम एक काम करो, तुम अपना शेयर जो है ना ये 5% इनको ही बेच दो ना, निकल जाओ, क्या दिमाग लगा रहे हो उसमें इतना, निकल जाओ ना 5%। तो वही बोला ट्राइब्यूनल ये भी पावर दे सकता है कि परचेज ऑफ शेयर्स, मतलब एक काम करो तुम्हें दिक्कत लग रहा है ना तुम्हारे शेयर्स ये लोग खरीद लेते हैं, पूरा 100 हो जाएगा इनका, और ऐसा मेरे को लगा नहीं कुछ फ्रॉडलेंट हो रहा है, तो ट्राइब्यूनल पास ये भी एडिशनल पावर है, क्या कर सकता है, परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ एनी मेंबर ऑफ कंपनी, ये भी तो कंपनी के मेंबर थे, इनके शेयर परचेज कर सकता है कौन, बाय अदर मेंबर्स। बोलेंगे ठीक है एक काम करो ये ए बी सी डी ई एफ, बोले ई एफ को बोलेगा देखो यार ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है एक प्रेजुडिशियल लग रहा है थोड़ा थोड़ा, अभी शक लग रहा है मैं, एक काम करो ना तुम्हें ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, तुम एक काम करो तुम अपने शेयर बेच दो इनको, हाँ बेच दो निकल जाओ, तुम क्यों दिमाग लगाओ, 5% शेयर है खामा का ओआरएस का पास नहीं, दे दो उनको 100%, चलाएंगे बिजनेस, बाद में फंसेंगे तो ये फंसेंगे। तो ये किसी को परचेज ऑफ शेयर पावर भी दे सकता है कि तुम्हारे मेंबर को उठा के किसी और मेंबर को देने का पावर दे सकता है ट्राइब्यूनल, ठीक है। सर शेयर्स में और क्या था, देखो शेयर्स ही चल रहा है, बी नंबर शेयर आ गया। देखो याद है ना, एक है ना एक ऐसे कर याद रखना, पहला याद है ना कंडक्ट ऑफ फेयर, फिर शेयर्स में 3 पॉइंट्स है, ये 4 पॉइंट जो भी है, तो शेयर्स में ही चल रहा है पॉइंट नंबर सी। देखो इन केस ऑफ परचेज ऑफ शेयर बाय कंपनी, देखो समझो इसका इनिशियली एग्जांपल है, कंपनी ने शेयर इशू किया, ठीक है, तो मान लो कंपनी ने शेयर इशू किया 1 लाख रुपया मेंबर्स को इशू किया। अब क्या बोला था बी में कि बी में क्या बोला, देखो बी में क्या बोला था कि परचेज ऑफ शेयर बाय एनी मेंबर, किसी का मेंबर के द्वारा शेयर परचेज कर सकता है कौन, बाय अदर मेंबर ऑफ कंपनी, कंपनी खुद भी क्या कर सकते हैं उस मेंबर का शेयर परचेज कर सकता है। तो यार एक बात सोचो ना, कंपनी जब इनिशियली इशू किया तो 1 लाख था, अब क्या कर रहा है, मान लो उसमें से इन लोगों को शेयर दिया, इसमें से ये जो बंदा है ना, ये बंदा को ट्राइब्यूनल ने पावर दिया तुमने शेयर बेच दो, मेंबर को बचो, तुम कंपनी को बेचो, जो कि यहाँ पे लिख रखा था कि तुम या तो मेंबर खरीद लेगा आपके शेयर या तो कंपनी खुद खरीद सकता है। तो मान लो कंपनी ने खरीद दिया ना, तो 1 लाख तो बेचा, मान लो कि 20,000 1 लाख तो कंपनी का शेयर कैपिटल इशू हो गया था, 20 हज़ार सबके पास था, अब कंपनी ने 20 लाख खरीद लिया, तो भाई कंपनी का शेयर कैपिटल जो 1 लाख था वो रिड्यूस होकर 80,000 हो गया ना, क्योंकि 20 हज़ार तो कंपनी ने खरीद लिया ना, वापस इशू ही नहीं हुआ शेयर कैपिटल, 1 लाख टोटल इशू हो चुका था बट 20,000 वापस खरीद लिया ना कंपनी ने। अब सोचो ना 20,000 वापस खरीद लिया तो ये तो क्या हुआ, रिडक्शन हो गया शेयर कैपिटल में, रिडक्शन हो गया। तो रिडक्शन हो गया तो सर इसका अलग अलग कंडीशन सेटिस्फाई करना होता है, तो क्या सारे कंडीशन सेटिस्फाई करने पड़ेंगे, क्वेश्चन आता है।
मान लो हमने एक सेक्शन पढ़ा आईपीसीसी में है कि रिडक्शन इन शेयर कैपिटल या कैपिटल होता है तो कुछ कंडीशन लिखे रखे हैं, देखो इतना नहीं पढ़ना है यहाँ पे, बट रिडक्शन हो गया तो सारे कंडीशन क्या सेटिस्फाई करने पड़ेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, ये पूछ सकता है केस सिनेरियो में कि कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने बी में लिख रखा था कि किसी मेंबर का शेयर परचेस कर सकता है या तो कोई और मेंबर या कंपनी खुद, और कंपनी ने खुद परचेस कर लिया। अब परचेस कर लिया तो क्या 1 लाख पहले शेयर इशू किया था, 20,000 शेयर परचेस कर लिया, तो भाई ये 1 लाख इशू हुआ था तो 1 लाख हो गया था शेयर कैपिटल, अब वापस परचेस कर रहा है तो ये अब कम हो गया ना, क्योंकि अब 80,000 हो गया ना, तो 20,000 रिडक्शन हो गया ना, अब रिडक्शन इन शेयर कैपिटल हुआ। तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा, जो जो मान लो एसआर पास करना होता है, रिडक्शन इन शेयर कैपिटल हुआ, कुछ भी हो गया मान लो, तो क्या सारे कंडीशन सेटिस्फाई करने पड़ेंगे, नहीं, क्योंकि ट्राइब्यूनल के पास पावर है, ट्राइब्यूनल मना कर सकता है कोई कंडीशन सेटिस्फाई ना करो, इवन रिडक्शन इन कैपिटल हो रहा है तो किसी मेंबर्स को आप शेयर वापस परचेज भी कर रहे हो ना, किसने बोला, देखो खुद नहीं बोल रहा है, ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर दे रहा है, ये सारे ऑर्डर्स पढ़ रहे हैं हम कि ट्राइब्यूनल ऑर्डर दे रहा है काम करो, जो इसके मेंबर का शेयर है ना परचेस कर लो, कंपनी तुम परचेस कर लो, या ट्राइब्यूनल ऑर्डर दे रहा है एक काम करो, ये जो शेयर्स है ना ईएफ के एक काम करो एबीसीडी तुम लोग परचेस कर लो, ट्राइब्यूनल ऑर्डर दे रहा है। तो हाँ अगर मान लो ऑर्डर दिया, कंपनी ने परचेस किया, रिडक्शन हुआ, तो कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करना, ये ट्राइब्यूनल का ऑर्डर मतलब सख्त ऑर्डर है, कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं, ट्राइब्यूनल ने बोल दिया ना तो बस पत्थर की लकीर हो गई वो। सर डी, देखो सारा भी शेयर से चल रहा है, देखो सब ऐसे याद करना, लिंक याद होगा कि शेयर्स में 3-4 पॉइंट है। सर डी क्या था, सर डी क्या, सिंपल समझो, फ्रीजिंग या रिस्ट्रिक्शन। सर सिंपल, एक मेंबर रो रहा था कि ट्राइब्यूनल ये सब मेंबर हम पे गलत कर रहे हैं, काम करो, ये सारे ऑपरेसिव है, और सारे मेंबर ने क्या किया ना अपना शेयर बेचने का कोशिश किया जल्दी जल्दी कि बेच रहे हैं सब, जल्दी बेच रहे हैं, तो ट्राइब्यूनल ऑर्डर दे सकता है, रिस्ट्रिक्शन कर सकता है ऑन ट्रांसफर ऑफ एनी शेयर। मान लो मेंबर का कंप्लेंट ट्राइब्यूनल सुना और मेंबर ने बोला यार वो जो कंपनी में ना 3 लोग थे ए बी सी, ये बहुत ऑपरेसिव करते हैं, बहुत गंदे गंदे डिसीजन ले रहे थे, फ्रॉड कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, अब इनको पता चल गया यार ट्राइब्यूनल तो ऑर्डर चल गया, हम क्या करते जल्दी सेल कर देते हैं, नहीं कर सकता ट्राइब्यूनल, क्या कर सकता रिस्ट्रिक्ट कर, अगर रिस्ट्रिक्ट कर दिया ट्राइब्यूनल तो भाई रिस्ट्रिक्ट ही होगा, कोई ट्रांसफर नहीं माना जाएगा तुम्हारा सेल का द्वारा। तो यहाँ पे ट्राइब्यूनल पास 3 पावर हो गए सेल में, क्या क्या सर, क्या क्या पावर हुए, एक तो आपको फ्रीज भी कर सकता है, ठीक है सर, क्या सर, एक तो आपके किसको सर, ट्रांसफर ऑफ एनी शेयर्स को फ्रीज कर सकता है, सेम सर हमने इन्वेस्टिगेशन में देखा था 221 222 सीरीज में 3 साल तक शेयर्स फ्रीज होते थे वहाँ पे, यहाँ भी ट्राइब्यूनल क्या करता है, रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है कि भाई तुम मेंबर्स तुम कोई शेयर ट्रांसफर नहीं करोगे किसी और पर्सन को, भाई तुमने ऑपरेसिव किया ना, हम तुम्हें कुछ ना कुछ तो पेनल्टी मारेंगे, ऑपरेसिव करते हो ना कंपनी में आके मेंबर्स के खिलाफ या पब्लिक इंटरेस्ट में, तो तुम्हें रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, अगर मान लो किसी कंपनी ने परचेस किया किसी मेंबर का शेयर और रिडक्शन इन शेयर कैपिटल हुआ तो कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है, सेक्शन 60-61 कुछ ऐसा लिमिट है, मिस कर रहा हूँ मैं थोड़ा, बट ठीक है कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है, वो भी नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर दिया था। और सर बी में क्या था, परचेज ऑफ शेयर ऑफ एनी कंपनी बाय मेंबर या कंपनी ने किया तो यहाँ पे रिडक्शन हुआ तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई करना है, तो ट्राइब्यूनल होता है नहीं करना पड़ेगा कंडीशन सेटिस्फाई। और क्या था, यहाँ पे मेंबर ने किया तो हाँ ट्राइब्यूनल ऑर्डर भी दे सकता है, यहाँ पे ऑर्डर दे सकता है काम करो ईएफ तो अपना शेयर इनको बेच दो। ऊपर देखा था रेगुलेशन देखा था, तो ये हमने रेगुलेशन देखा और शेयर्स देखा। अब हम किस क्राइटेरिया में अब आएंगे सर, देखो मैं क्राइटेरिया बस बता दूंगा इसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेजर, मतलब देखो ट्राइब्यूनल का पावर कंडक्ट अफेयर्स पे चल गया, ट्राइब्यूनल का पावर शेयर्स पे चल गया, अब ट्राइब्यूनल का पावर बोर्ड पे भी चलेगा, बोर्ड मेंबर्स पे भी चलेगा ट्राइब्यूनल का पावर, ट्राइब्यूनल ऑर्डर दे सकता है बोर्ड मेंबर्स को भी। तो बोर्ड ऑफ मेंबर मैनेजर एमडी क्या क्या है, देखो सर ये याद रखना सी डी। अब आ गया सर ई में आ गया बोर्ड ऑफ मेंबर्स, देखो सर टर्मिनेशन, सेटिंग असाइड, modification of any agreement between company and MD और any other director। देखो ये MD क्या होता है, ये होता है मैनेजरियल पर्सन, जो कंपनी में आता है, कंपनी में बैठता है, काम करता है, सामने चला जाता है। और एनी अदर डायरेक्टर, यहाँ पे एनी अदर डायरेक्टर ही बोल दिया कि आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या कोई भी डायरेक्टर मान लो कुछ भी हुआ है यहाँ पे, एनी डायरेक्टर मतलब नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो बस बोर्ड मीटिंग में आते हैं, डिसीजन लेते हैं, चले जाते हैं, घर पे भी रहते हैं अपने। और ये एमडी क्या होता है, ये एमडी होता है, मैनेजर होता है, ये सब क्या होता है, ये होता है एम्प्लॉय टाइप होते हैं कंपनी के, इसलिए इनको बोला जाता है मैनेजरियल पर्सन। इसके लिए सेपरेट सेक्शन 196 से पढ़ेंगे हम। तो याद रखना कि कोई भी एम्प्लॉय का, देखो पहले और लिखता हूँ पहले इसमें, ठीक है समझो,
टर्मिनेट कर सकता है, सेटिंग असाइड कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। सर मतलब सर मॉडिफाई मतलब सर मॉडिफाई मतलब मान लो कोई एमडी अपॉइंट हुआ था, वो हुआ था 5 ईयर के लिए, ट्राइब्यूनल ने बोल दिया भाई अब तुम 4 ईयर के लिए हो गए। या मान लो कोई एमडी अपॉइंट हुआ था, उसकी सैलरी थी 50 लाख, ट्राइब्यूनल ने बोल दिया भाई तुम्हारी 20 लाख होगी। तो किसी को मॉडिफाई भी कर सकता है, मतलब उसी एग्रीमेंट में देखो मॉडिफिकेशन ऑफ एनी एग्रीमेंट। एनी एग्रीमेंट मतलब सर एनी एग्रीमेंट मतलब कंपनी एंड ये एमडी, मैनेजर या डायरेक्टर, जो भी क्या होते हैं सर, जो भी ऑफिस होल्ड करते हो, मतलब सिंपल ऑफिस में आ रहे जा रहे हैं। ये डायरेक्टर बस बोर्ड मीटिंग समय आता है, ये लोग क्या आते हैं ऑफिस खुलने से लेके बंद करने टाइम आते हैं, मतलब ये मैनेजर पर्सन होते हैं। कौन कौन सा, एमडी और मैनेजर। तो कंपनी के पास यही बोल रहा है, ट्राइब्यूनल यही बोल रहा है कि मेरे पास इतना पावर है ना कि हम तुम्हारे एग्रीमेंट को, जो भी तुम्हारा एग्रीमेंट है, मान लो 5 साल का हो रखा है तो उसको हम 4 साल कर सकते हैं। तुम्हारा अगर सैलरी 20 लाख फिक्स है, उसको हम 10 लाख कर सकते हैं। किसके किसके बीच में जो भी एग्रीमेंट हो रखा है, कंपनी एंड एमडी और इंजीनियर, डायरेक्टर और मैनेजर, इन लोग के बीच में जो भी एग्रीमेंट हो रखा है ना, हम उसको क्या कर सकते हैं, टर्मिनेट, या तो खत्म ही कर देंगे या तो उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। मतलब मॉडिफाई मतलब मॉडिफाई डिसएडवांटेज भी हो सकता है, मॉडिफाई एडवांटेज भी हो सकता है। मान लो 50 लाख से उसके 60 लाख भी कर सकते हैं। वो मान लो दबाया गया था एमडी को 50 लाख, यार तो अच्छा पर्सन था, उसको 60 लाख ट्राइब्यूनल कर सकता है। तो ट्राइब्यूनल पास पावर है सर, पावर है। किसके किसके सर, कंपनी, एमडी, मैनेजर, इनके बीच के एग्रीमेंट को टर्मिनेट, मॉडिफाई, सेटिंग असाइड कर सकता है। आप बिल्कुल कर सकता है, ठीक है सर। एफ क्या है सर, देखो एफ इंपॉर्टेंट है। देखो सर यहाँ पे याद रखना है कौन कौन है सर, यहाँ पे नेम याद रखना है, एमडी, डायरेक्टर। डायरेक्टर मतलब नॉन एग्जीक्यूटिव। सर नॉन एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव मतलब क्या होता है, देखो सर नॉन एग्जीक्यूटिव समझ लो कि जो सिर्फ बोर्ड मीटिंग्स में आते हैं। और सर एग्जीक्यूटिव मतलब समझ लो जो कंपनी के एम्प्लॉयज टाइप है, मतलब एमडी, किसी कंपनी में जाओगे तो आपको एमडी का केबिन बना रहेगा, ठीक है। और सर नॉन एग्जीक्यूटिव क्या होता है, नॉन एग्जीक्यूटिव होता है सिर्फ जो बोर्ड मीटिंग डिसीजन होने वाला, मान लो सामने एक ब्रिज बनाना है 2 महीने बाद, तो एक बोर्ड मीटिंग हुई, तो बस ये बोर्ड मीटिंग में अपना राय देने आते हैं। और ये एमडी क्या होता है, ये ऑफिस खुलने से लेकर शाम तक बैठे रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 लोगों की बात किया, एमडी, डायरेक्टर या मैनेजर। इनके बीच कोई कंपनी का साथ कॉन्ट्रैक्ट है तो उसको ट्राइब्यूनल ऑर्डर दे क्या कर सकता है, टर्मिनेट कर सकता है, मॉडिफाई भी कर सकता है, ठीक है। और क्या बोला लास्ट, अब देखो अब ई में क्या, एफ में क्या बोला, टर्मिनेशन, सेटिंग असाइड और मॉडिफिकेशन। देखो ये इंपॉर्टेंट है, देखो क्यों, देखो मैं जहां इंपॉर्टेंट बोलूंगा सर बस इसमें वो याद रख लेना। देखो एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट याद रख लेना सर, और जो एक जगह इंपॉर्टेंट बोलूंगा, अभी मैं इस एफ वाले सेक्शन में भी इंपॉर्टेंट बोलूंगा सर। एफ वाले सेक्शन में क्या इंपॉर्टेंट मैं ये बताऊंगा, उसको भी याद रख लेना। तो टर्मिनेशन, सेटिंग असाइड और मॉडिफिकेशन ऑफ एनी एग्रीमेंट बिटवीन कंपनी एंड एनी अदर पर्सन अदर देन ई। ई सर मतलब सर, ई मतलब सर ये वाले मतलब कंपनी, ट्राइब्यूनल यहाँ पे देखो ऑर्डर टर्मिनेट कर सकती है, सेटिंग असाइड कर सकती है, मॉडिफाई कर सकती है, सेम 3 वर्ड है। मॉडिफाई करके कुछ चेंज भी कर सकती है। ऑफ एनी एग्रीमेंट बिटवीन कंपनी एंड एमडी, नहीं एमडी के साथ होगा तो यहाँ वाला, मैनेजर यहाँ वाला, डायरेक्टर यहाँ वाला, बट क्या बोला, एंड एनी अदर पर्सन अदर देन ई। सर सपोज मान लो क्रेडिटर, सप्लायर, इनके साथ मान लो कंपनी का कोई कॉन्ट्रैक्ट है ना। चलो एग्जांपल बताता हूं, ये मान लो टॉम लिमिटेड, इसने एमडी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई 5 साल की सर्विस है और 60 लाख पर एनम। ट्राइब्यूनल आया, ट्राइब्यूनल बस पावर है, ऑर्डर दे सकता है 242 का कि मैंने इसको क्या कर दिया, 60 लाख से 40 लाख कर दिया। तो ये पावर कहाँ है सर, इसमें है। ये तो ई याद नहीं करना है, बट ये पावर इसमें अलग से दे रखी है। मैं अभी लिंक करूंगा, इसे बस समझा रहा हूँ। अब देखो ये है टॉम लिमिटेड, ठीक है, सेम ये है टॉम लिमिटेड, ये है जेरी लिमिटेड, टॉम एंड, ठीक है, टॉम लिमिटेड एंड जेरी लिमिटेड। सर ये क्या है, देखो ये इसको क्या करता है, ये इसको करता है सेल, ठीक है, और ये देता है पैसे। इसने इसको सेल किया, इसने इसको पैसे दिया, परफेक्ट। मतलब ये परचेस कर रहा है, ये सेल कर रहा है, ठीक है। इसने क्या कर दिया सर, इसने क्रेडिट परचेस किया, किससे, क्रेडिट परचेस किया किससे, जेडी लिमिटेड। जेडी लिमिटेड सेल कर रहा है और टॉम परचेस कर रहा है, सिंपल। अब देखो इसने क्या किया सर, क्रेडिट परचेस किया, और किसका परचेस किया, ड्रग्स का। सोचो ड्रग्स का क्रेडिट परचेस कर रहा है, वाह भाई वाह वाह। तो यहाँ पे क्या बोला सर, वर्डिंग सुनो,
टर्मिनेट कर सकता है, खत्म कर सकता है या मॉडिफाई कर सकता है। हमारा ड्रग्स नहीं है, कुछ और बिजनेस है, बट लग रहा है कॉम्पिटिशन एक्ट को खराब कर रहा है ये, तो उसको कुछ मॉडिफाई करके, मान लो 500 का सामान है, डोमेस्टिक मार्केट में बिक रहा था 700 में बिक रहा, तुमने 500 में बेच के पूरा डोमेस्टिक मार्केट ले लिया, तो ट्राइब्यूनल बोल सकता है भाई मॉडिफाई करके उसको 700 करो, ठीक है। या तो क्या कर सकता है, टर्मिनेट कर सकता है, खत्म ही कर सकता है पूरा कॉन्ट्रैक्ट, ड्रग्स वर्क्स का खत्म कर सकता है, कॉम्पिटिशन खराब कर रहे हो मॉडिफाई करके ठीक कर सकता है। ऑफ एनी एग्रीमेंट बिटवीन कंपनी एंड एनी अदर पर्सन। क्या एमडी वाले पर्सन? नहीं सर, एमडी वाला तो यहाँ पे आएगा। एनी अदर पर्सन मतलब सर कुछ भी, बट किसको छोड़ के सर? एमडी, डायरेक्टर एंड मैनेजर छोड़ के, चाहे डेटर हो, क्रेडिटर हो, थर्ड पार्टी कोई भी हो, एनी अदर पर्सन, बस यहाँ लिख रखा है एनी अदर पर्सन। तो यहाँ पे सिंपल इंटरप्रेट समझो कि कोई क्रेडिटर है जो आपको सामान क्रेडिट में बेचता है, परचेज आप क्रेडिट में कर रहे हो, तो कुछ गलत कर रहे हो तो ट्राइब्यूनल आके उसको क्या कर सकता है, टर्मिनेट कर सकता है। बट कुछ गलत कर रहे हो, बट ज़्यादा गलत नहीं है, ड्रग्स वर्क्स नहीं है, बट ठीक है कॉम्पिटिशन एक्ट खराब कर रहा है, तुम वो माल कितना बेच रहे हो? तुम वो माल बेच रहे हो 700 में, डोमेस्टिक मार्केट में वो चीज़ कितना मिलता है? 900 में, तो भाई तुम 200 सस्ता बेच रहे हो, पूरा डोमेस्टिक मार्केट खराब कर रहे हो, तो ट्राइब्यूनल आके उसको क्या कर सकता है? ट्राइब्यूनल आके उसको मॉडिफाई कर सकता है। सर किन के बीच? कोई भी एग्रीमेंट जो कंपनी एंड अदर पर्सन के बीच हुआ है, जो भी ऊपर वाले पर्सन को छोड़ के, अदर देन ई लिखा है इसमें, तो उनको ऊपर छोड़ के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना उसके रिगार्डिंग, तो ये 3 नाम याद रखना, एमडी, मैनेजर और एनी अदर डायरेक्टर, ठीक है। डायरेक्टर वाला होगा तो ई है, उसको छोड़ के कुछ भी हो रहा तो एफ वाले में, ठीक है। बट सर इसमें और क्या लिखा है, सुनो इसमें और क्या लिखा है, नोटिस प्लस कंसेंट इज मैंडेटरी। मतलब ट्राइब्यूनल ने बोला कि तुमको इसके साथ है ना खत्म करना है, टर्मिनेट करना है, तो तुम डायरेक्ट टर्मिनेट नहीं कर सकते हो, तुम्हें उसको क्या देना पड़ेगा? तुम्हें उसको देना पड़ेगा नोटिस। किसको सर? कंपनी को देना पड़ेगा नोटिस, कंपनी को देना पड़ेगा नोटिस सर। और क्या सर? सामने वाले पार्टी से लेना पड़ेगा कंसेंट। तो दोनों चीजें, नोटिस देना पड़ेगा और कंसेंट देना पड़ेगा। यहां पे ये इंपॉर्टेंट याद रखना सर, ये जो एफ वाला पॉइंट है ना, एफ वाला पॉइंट, यहां पे डायरेक्ट नहीं हो सकता टर्मिनेट सेटिंग असाइड कि हाँ हम बोले क्रेडिटर टर्मिनेट, क्रेडिटर बोला पागल समझ लिखा है, तुमको मॉडिफाई करना तो मॉडिफाई के, तुम हमें बताया, तुम्हें हमने नोटिस दिया, कंपनी ने हमारी कंसेंट ली, सर उसने कंसेंट नहीं दिया तो भाई वो ट्राइब्यूनल है, दिलवा देगा कंसेंट, टेंशन मत लो। बस इतना याद रखना, नोटिस प्लस कंसेंट होनी चाहिए, ठीक है। किस लिए? किस केस में? एफ वाले केस में। एफ में कौन सा केस आता है? जो अदर देन पर्सन, एमडी, डायरेक्टर, मैनेजर वाले होते हैं। कौन होते हैं सर यहाँ पे? मोस्टली यहाँ पे क्रेडिटर्स होते हैं। जब क्रेडिटर के साथ कुछ भी टर्मिनेट हो रहा है ना, या कुछ भी मॉडिफाई हो रहा है ना, तो उनको एक प्रॉपर नोटिस दो कि देखो कंपनी नोटिस दे रहा है, देखो क्रेडिटर, ट्राइब्यूनल का ऑर्डर है कि ये बोल रहे कि 700 नहीं बिकेगा, ये 900 में बिकेगा, डोमेस्टिक मार्केट खराब हो रहा है, ठीक है, नोटिस दे दिया कंपनी ने, परफेक्ट। और वहाँ से कंसेंट आ गया, हाँ ठीक है यार ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर दे दिया, बड़ा आदमी क्या बोल सकते हैं, तब क्या हो सकता है? तब ये मॉडिफाइड सेटिंग असाइड टर्मिनेट हो सकता है। तो यहाँ पे ये याद रखना सर, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कभी भी बन सकता है सर यहाँ पे, ठीक है सर, क्वेश्चन कभी बन सकता है यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया सर। अब क्या सर, और क्या पावर है सर? सुनो, इतने पावर है, हाँ सर इतने पावर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसमें थोड़ा रीडिंग पार्ट है, बट एक समझ जाओगे ना। देखो यहाँ पे थोड़ा याद करने का था, यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे, ये वाले पार्ट में याद रखना, ठीक है सर। और क्या पावर है? देखो जी, सर जी में क्या पावर है? जी है कि एफ है? एफ जी, ठीक है। जी में क्या पावर है? देखो बता रहा हूँ सर, पर लिखने तो दो, तब समझा पाऊंगा अच्छे से। अब पॉज भी ले लो, अब थोड़ा लिंक करो, पीछे जाके समझो क्या बोला था इसने, थोड़ा लिंक करने की कोशिश करो। मैं जब रुकता हूँ ना तो एक पैक शांत मत हो जाए, इसको ना लिंक करो कि आपने क्या पढ़ा। ट्राइब्यूनल पास ई में पावर है, एमडी वाला, एफ में पावर है, अदर देन पर्सन वाला, अदर देन पर्सन वाले में क्रेडिटर्स है, तो क्रेडिटर्स को नोटिस देना पड़ेगा, टर्मिनेट कुछ भी हो रहा है, ट्राइब्यूनल ऑर्डर दिया तो उसका कंसेंट आना चाहिए, नोटिस प्लस कंसेंट है, ठीक है। तो सोचा करो थोड़ा देर। सर ये बताओ, देखो यहाँ पे एप्लीकेशन दिया किसने? मेंबर्स ने। सुनते जाओ मैं जो बता रहा हूँ, एप्लीकेशन दिया मेंबर ने, डन, ठीक है।
इस एप्लीकेशन डेट से पहले ना मान लो कुछ भी पेमेंट हुई थी या कुछ भी डिलीवरी ऑफ गुड्स हुआ था, जैसे मान लो एप्लीकेशन देने गए, मेंबर को पहुंचने में टाइम लग गया, क्या किया कंपनी वालों ने, ऑपरेसिव करने के चक्कर में मार दिया, कुछ पेनल्टी मार दिया, पेमेंट मार दिया 1000 करोड़ का। अब सोचो ना, एप्लीकेशन भाई जाने में तो टाइम लगेगा मेंबर्स को, मेंबर देखे हुए तो हमारे पास 100 आदमी है, कंडीशन देखेगा, तब तक उसको मान लो 10 दिन लग गया, और इस बीच में क्या हो गया, कोई पेमेंट ऐसा हो गया जो मान लो 1000 करोड़ का पेमेंट कर दिया कंपनी ने, या मान लो कुछ ऐसा गुड्स डिलीवर कर दिया जो ड्रग्स वग्स था डिलीवर करके निकल गया। अब सोचा, अब जाओ ना एप्लीकेशन करने जाओ, ऑपरेसिव होगा तब की तब, मान लो मेंबर्स, अब जो जिसने फ्रॉड किया वो सोच रहे कि यहाँ से यहाँ तक का प्रोसीडिंग देखा जाएगा। भाई जी में पावर दिया गया ट्रिब्यूनल को कि जिस दिन एप्लीकेशन हो रहा ना, एप्लीकेशन जो फाइल कर रहा ना मेंबर, उसके 3 मंथ्स पहले, कितने सर, 3 मंथ्स, ये सर यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, याद रखना। जिस दिन एप्लीकेशन ट्राइब्यूनल की तरफ फाइल हो रहा है 241 में, उसके 3 मंथ्स पहले कुछ भी पेमेंट हुआ, पेमेंट टर्म्स ऑफ रुपीज, या कुछ भी डिलीवरी ऑफ गुड्स हुआ, मान लो ड्रग से डिलीवरी कर दिया तुमने, मेड बाय कंपनी, कंपनी ने किया, और अगेंस्ट कंपनी, कंपनी को हुआ, कंपनी को किसी ने दिया या कंपनी ने किसी को किया, विच आर फ्रॉडुलेंट इन नेचर या विच आर प्रीजुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट, तो ट्राइब्यूनल इसको क्या कर सकता है सर, ऑर्डर देकर टर्मिनेट कर सकता है सर। समझे सर, तो ट्राइब्यूनल इसको ऑर्डर देके वॉइड कर सकता है, टर्मिनेट कर सकता है, जो भी समझ लो आप। तो कब सर, कब, एप्लीकेशन से 3 महीने पहले सर, 3 महीने पहले कुछ भी ऐसा पेमेंट या डिलीवरी गुड्स हो रहा है जो क्या हो रहा है, जो कंपनी ने कर रखा है या कंपनी के पास हो रहा है, कंपनी के खिलाफ हो रहा है, मतलब कंपनी पे हो रहा है या कंपनी ने किया है, जो क्या ऐसा फ्रॉडुलेंट इन नेचर है, देख के लग रहा है कि यह पेमेंट ऐसा कैसे कंपनी ने पेमेंट 1000 करोड़ का मार दिया उस फॉरेन वाला डायरेक्टर को, या कैसे कंपनी ने डिलीवरी कर दिया गुड्स का। क्योंकि भाई सोचो ना, नॉर्मल सी बात सोचो ना, ये एप्लीकेशन लेके जा रहे थे भाई, ये तुरंत देखेंगे इसे 244 देख के तो जाएंगे, जब तक ये देख रहे कंपनी ने क्या किया, 10 दिन पहले एक ऐसा पेमेंट कर दिया, या मान लो 1 महीना पहले, भाई 3 महीने तक हम तुम्हें खंगाल देंगे पीछे जाके, तुम कुछ भी ऑपरेसिव कर रहे हो, कुछ भी ऐसा पेमेंट कर रहे हो जो ट्राइब्यूनल को लग रहा है गलत है, तो ट्राइब्यूनल इसको ऑर्डर देकर क्या कर सकता है, वॉइड कर सकता है, या टर्मिनेट, जो भी समझ लो, सेटिंग असाइड मॉडिफाई कर सकता है। ठीक है, सिंपल सी बात यही है। जी हो गया, जी में याद रखना ये 3 महीने, कब सर, एप्लीकेशन डेट से 3 महीने पहले जाके ट्राइब्यूनल को खंगाल सकता है अच्छे से, कि आप देखेगा यार, सिंपल सी बात है ना, मेंबर को आने में टाइम लगेगा ट्राइब्यूनल पास, तुम कुछ कर दोगे इस बीच में, तो बोला 3 महीने तक तो हम तुम्हें देखेंगे, क्योंकि ये भी बोला कि 3 महीने से ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि भाई मेंबर हो तुम, जल्दी आओ, 3 महीने के बाद तुम आ रहे हो ऑपरेसिव लेके, पागल हो गया, ऑपरेसिव हुआ तो तुम क्विक आओगे, 10 दिन 15 दिन, हार्डली 3 मंथ बोला गया है। ठीक है, FGH, एच क्या है, एच टाइप बोला, रिमूवल ऑफ MD, मैनेजर और डायरेक्टर। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन H एंड E? देखो यहाँ पे कुछ ऐसे भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना जो प्रोफेशनल नेचर के होते हैं, आप है ना जब पढ़ोगे ना 196 वाले सेक्शन, तो यहाँ पे कोई डायरेक्टर कंपनी में अपॉइंट होता है ना, तो कुछ वो प्रोफेशनल नेचर की सर्विस दे सकता है। मान लो कोई डायरेक्टर है और वो डॉक्टर भी है, तो हो सकता है ना कंपनी में कुछ डॉक्टर सर्विस भी प्रोवाइड करे, प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड करे, या मान लो कंपनी के साथ कुछ और भी कॉन्ट्रैक्ट बन रखे हैं, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को भी यहाँ पे क्या कर सकता है, टर्मिनेट कर सकता है यहाँ पे। ठीक है, बट मान लो कुछ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, डायरेक्टर जो अपॉइंट होता है, MD जो अपॉइंट होता है, वो BOD के खिलाफ होता है, BOD से होता है, तो उसको क्या कर दिया, डायरेक्टर को डायरेक्ट रिमूवल कर दिया। देखो यहाँ पे बस अंतर यही है कि यहाँ पे कुछ एग्रीमेंट हो रहा है, मतलब एग्रीमेंट इन सेंस ऑफ रिटेन कुछ बन रखा है तुम्हारे और किसी MD के बीच, कि मान लो 5 साल तक तुम्हें सर्विस देनी, तो एग्रीमेंट में बन रखा है, या मान लो तुम कुछ प्रोफेशनल नेचर की सर्विस दे रहे हो कंपनी में, कुछ एग्रीमेंट बन रखा है कि तुम्हें काम, तुम डॉक्टर हो, तुम कंपनी के एम्प्लॉय को प्रोफेशनल नेचर की सर्विस दो, ये एग्रीमेंट बन रखा है MD के साथ, तो यहाँ पे कुछ एग्रीमेंट है ना, एग्रीमेंट को टर्मिनेट कर सकता है। बट मान लो कुछ एग्रीमेंट बन नहीं रखा है, सिंपल जो डायरेक्टर अपॉइंट होता है और MD अपॉइंट होता है, कुछ एग्रीमेंट नहीं है, ठीक है, नॉर्मली जो अपॉइंट होता है उसको क्या कर सकता है, तुरंत रिमूव कर सकता है। तो इन द सेंस कुछ नहीं है, बस रिटेन का है, इन द सेंस कुछ रिटेन एग्रीमेंट बन रखा है तो ई में चला जाएगा, या कुछ भी प्रोफेशनल जगह सर्विस दे रहा है जो एग्रीमेंट बन रखा है कंपनी उसका, तो ई में चला जाएगा। बट कुछ एग्रीमेंट नहीं है, नॉर्मल जो डायरेक्टर अपॉइंट होता है, BOD MD को BOD अपॉइंट करते हैं, फिर जनरल मीटिंग अपॉइंट करते हैं। यहाँ देखो इसको थोड़ा ना समझाऊंगा 196 वाले सेक्शन में। तो सिंपल समझ लो कि ट्राइब्यूनल पास इतना पावर है ना कि किसी को रिमूव कर सकता है, किसी MD डायरेक्टर को रिमूव कर सकता है, और रिमूव करते क्या हो जाएगा, ये डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है, रिमूव कर सकता है, या मान लो कुछ एग्रीमेंट बन रखा है तो उसको टर्मिनेट कर सकता है, कब, ई में। यहाँ पे डायरेक्ट बोला कि रिमूव, भाई तुम्हें हटाना तो हटा, हमने ट्राइब्यूनल ऑर्डर दे दिया ना, ट्राइब्यूनल बोला कि मिस्टर राज आज से आप डायरेक्टर नहीं हो, राज हट गया। बट ट्राइब्यूनल बोला कि मिस्टर राज मैंने देखा है आपका और कंपनी का एक एग्रीमेंट बन रखा है, इसमें ये बोलेगा एग्रीमेंट में कि आप 5 साल तक डायरेक्टरशिप करोगे, और बोला गया कि आप 5 साल तक डायरेक्टरशिप में प्रोफेशनल सर्विस दोगे, हम इस एग्रीमेंट को टर्मिनेट कर रहे हैं, ये ई में बोला रखा है। तो सिंपल कुछ नहीं है, वर्डिंग का डिफरेंस है कि एच में बोला रखा है कि डायरेक्ट हम तुम्हें रिमूव कर दिया, आज से हम तुम रिमूव हो, और ई में बोला है कि हम तुम्हारे
कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर रहे हैं। कुछ कॉन्ट्रैक्ट बन रखा है, जैसे आर्टिकल में कहीं बॉन्ड बन रखा है, तो उस बॉन्ड को खत्म करना मान लो ई, जो बॉन्ड खत्म कर रहे हैं। बट डायरेक्ट बोलो तुम आज से मेरे आर्टिकल निकालोगे, तुम निकलो यहाँ से, तो ये एच बोलता है। बस इतना ही है, बस सिंपल निकाला जा रहा है रिमूवल एमडी को, ठीक है सर। आई देखो इतने पावर्स हैं, इतने ऑर्डर्स आएंगे सर। आई रिकवरी ऑफ एनी अनडू गेन, सर ये क्या है सर? सर ये क्या है? देखो मैनेजर एमडी ये होते हैं सर, कौन सर? ये होते हैं कंपनी के रेम्यूनरेशन पर्सन, मैनेजरियल पर्सन। सर इनको सैलरी कैसे मिलता है या रेम्यूनरेशन कैसे मिलता है? सर इनको सैलरी रेम्यूनरेशन मिलता है ऑन बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। कैसे सर? सर परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट के बेसिस मिलता है। मान लो कंपनी कमाई 1000 करोड़, तो इसका 2% 5% मिलेगा एमडी मैनेजर को। तो एमडी मैनेजर ने क्या किया ना सर? एमडी मैनेजर ने प्रॉफिट को इन्फ्लेट कर दिया। प्रॉफिट को क्या कर दिया सर? इन्फ्लेट कर दिया। किसको सर? प्रॉफिट को सर। प्रॉफिट को इन्फ्लेट बढ़ा दिया। 500 करोड़ प्रॉफिट थी, इसे कर दिया 5000 करोड़। तो एमडी को डायरेक्टर को फिक्स है कि 5% मिलना है। अब सोचो ना, इस पे 5% मिल गया, इसको मिलना इस पे चाहिए था, बट मिल इस पे गया। क्यों मिला सर? क्योंकि मैनेजर एमडी ने क्या कर दिया, वो कर दिया, अंडू गेन एडवांटेज ले लिया, वो फ्रॉड टाइप कर दिया। सिंपल सी बात है, मैनिपुलेट कर दिया। 500 करोड़ की प्रॉफिट है, क्योंकि हम जानते हैं कि मैनेजर पर्सन को परसेंटेज बेस से प्रॉफिट मिलता है, रेम्यूनरेशन मिलता है। तो सिंपल सी बात है, जितनी प्रॉफिट आएगी उतना मिलेगा। लॉस पे मिलता है, वो शेड्यूल बोलता है, बट नॉर्मल समझो प्रॉफिट होगा तो उसका परसेंटेज बेसिस है। ज़्यादा करना तो ऐसा पास करो। बट मैनेजर ने क्या कर दिया ना, प्रॉफिट इतना दिखा दिया ना, 500 करोड़ को 5 करोड़ दिखा दिया। अब इस पर 5% सोच लो ना, मान लो 5% इस पर आ गया, 250 करोड़ रुपया यहाँ पे आ रहा था 25 करोड़। सोचो कितना प्रॉफिट कमा लिया यार, ऊपर नीचे अलग ही ऊपर नीचे हो गया। तो ये बोल रहा है ट्रायमल पास पावर है, रिकवरी कर सकता है। क्या सर? कोई भी अंडू गेन जो हुआ है, जो किसने मेड किया, मैनेजर एमडी ये लोग ने क्या किया है, बनाया, या किसी डायरेक्टर ने बनाया है, ठीक है, कुछ भी अंडू गेन एडवांटेज किया हो, किसने सर? एमडी मैनेजर। तो एक एग्जांपल बन सकता है यहाँ पे, ये प्रॉफिट इन्फ्लेट करके एक्सेस रेम्यूनरेशन चार्ज कर लिया, तो उसको रिकवरी कर सकता है। सर वो क्वेश्चन यहाँ पे एक और याद है, इसमें बुक में है, उस रिकवरी करके पैसा जाएगा कहाँ? पैसा कहाँ जाएगा? क्वेश्चन बनता है सर, रिकवरी करके पैसा जाएगा कहाँ? सर बताओ, ये ऑब्जेक्टिवली याद रखना सर, ये आपने पढ़ा भी हो सर, इन्वेस्टर एजुकेशन फंड। सर आईईएफ का फंड होता है, सेक्शन 125 बोलता है इसके बारे में। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे शिक्षा दिया जाता है, स्टडी के लिए पैसा खर्च किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा, पार्क्स बनाए जाते हैं, चिल्ड्रन पार्क्स बनाए जाते हैं, मतलब कुछ भी एजुकेशन के लिए स्कूल्स बनाए जाते हैं, तो वो पैसा का यूज़ यहाँ होता है, याद रखना सर। रिकवरी करके जो भी पैसा यूज़ है ना, वो ट्रैवलिंग यहाँ पे ट्रांसफर करता है, यहाँ पे ट्रांसफर करता है इन्वेस्टर एजुकेशन फंड में, आईईएफ अकाउंट करके कुछ होता है, ठीक है, सेक्शन 125 वाला, ठीक है सर। सर और कितने पावर है सर? सर कुछ पावर्स और रखे हैं, देखो 2-3 पावर और रखे, देखो इंपॉर्टेंट तो यहीं तक था, रिकवरी था, बट कुछ 3 पावर और रखे हैं सर। देखो क्या है, देखो क्या बोला है, ये जो रिमूव कर रहे हैं ना, रिमूव एमडी, रिमूव मैनेजर, रिमूव डायरेक्टर, कौन कर रहा है? ट्राइब्यूनल ऑर्डर दे रहा है कि भाई एक काम करो, इस एमडी को निकाल दो, निकालो इस एमडी को, ठीक है। हमने एच में निकाल दिया, ट्राइब्यूनल का ऑर्डर मान के। ट्राइब्यूनल देखो, हम तो बस इतना समझो, ट्राइब्यूनल पावर है कि किसी एमडी मैनेजर डायरेक्टर को निकाल सकता है, निकाल दिया हमने, एमडी मैनेजर डायरेक्टर को निकाल दिया। बट जे में बोला कि मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट of MD manager in case of any above removal by tribunal। देखो सिंपल बोला है कि जैसे हटाया ना ट्राइब्यूनल ने एमडी मैनेजर को, तो ट्राइब्यूनल के पास पावर भी है कि वो बता सकता है कि अब उनका अपॉइंटमेंट कैसे होना है। जैसे सेक्शन 196 में बोल रखा है कि बीओडी, देखो अभी नॉलेज देखो 196 समझोगे क्लियर हो जाएगा। अभी बस समझ लो कि देखो एमडी का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, पहले बीओडी अपॉइंट करते, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करते, बीआर बोर्ड डिसीजन पास करते, सब समझेंगे। उसके बाद क्या होता है, सब्सिक्वेंटली अप्रूव करते हैं जनरल मीटिंग में मेंबर्स। तो देखो
ऐसा होता है। और ये मान लो किसी डायरेक्टर को हटाना है तो ओवर पास करके जनरल मीटिंग में हटता है। बट सोचो ना, ट्राइब्यूनल तो यहाँ पे आके अपना पावर दिखा दिया और किसी को रिमूव कर सकता है। तो भाई ट्राइब्यूनल यहाँ पे आके ये भी बोल सकता है कि उसको अपॉइंट कैसे करना है। नॉर्मली तो BR प्लस BOD बोर्ड मेंबर अपॉइंट करते थे, फिर जनरल मीटिंग अपॉइंट होता था। बट ट्राइब्यूनल बोल दे कि अब जनरल मीटिंग में SR पास करना है, तो मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट ही बता सकता है किसी MD मैनेजर कौन सा ट्राइब्यूनल, जो ट्राइब्यूनल रिमूव किया है, जिसको ट्राइब्यूनल रिमूव किया है। मान लो जिसको रिमूव किया नहीं, जिसके रिमूव किया उसके बदले, मान लो किसको रिमूव किया MD, उसके बदले तो कैजुअल वैकेंसी अराइज हो गया ना। अब उस कैजुअल वैकेंसी को तो फिलअप करना पड़ेगा ना, तो वो ट्राइब्यूनल ही फिलअप करेगा। कैसे सर? मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट बताएगा कैसे अपॉइंट करना है इस MD को। मान लो मिस्टर राज को हटा दिया, मिस्टर श्याम आ रहे हैं, तो श्याम का अपॉइंटमेंट MD बन के आ रहे हैं, तो उनका अपॉइंटमेंट ट्राइब्यूनल बताएगा। बस यही से बोले, देखो ये सब याद रहना चाहिए, बस थोड़ा थोड़ा वर्डिंग याद रखना। कि क्या बोला सर? देखो तो क्या बोल रहा है, मान लो किसी कंपनी में सुनो क्या बोल रहा है, किसी कंपनी में डायरेक्टर है 12, ट्राइब ने बोला तुम्हारी कंपनी की टर्नओवर 5,000 करोड़ रुपीस है और डायरेक्टर बस 12। ट्राइब ने बोला एक काम करो, आज से तुम्हारी कंपनी में डायरेक्टर कितने होंगे? 18। कितने होंगे? 18। तो सर ट्राइब्यूनल क्या कर सकता है? अपॉइंटमेंट कर सकता है ऑफ सच नंबर ऑफ डायरेक्टर हु अपॉइंट बाय ट्राइब्यूनल एज ट्राइब्यूनल डायरेक्ट्स। मतलब कितने नंबर ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करना है ना, ट्राइब्यूनल ये भी बता सकता है। 10 करना है, 5 है तो 10 करना है, 10 है तो 5 करना है, 10 है तो 15 करना है, 15 है तो 20 करना है। वो जितने नंबर डायरेक्टर हैं तुम्हारे लिमिट देख के डिसाइड करेगा कि मेंबर्स को ऑपरेसिव ना हो कि कुछ ऐसा डिसीजन ना लो कि मेंबर खिलाफ जाए। तो ट्राइब्यूनल बोलेगा हम एक काम करते हैं, हम तुम्हें ना तुम्हारे बोर्ड्स में 10 मेंबर है ना, हम इनको टोटल नंबर 18 करते हैं और उसमें 8 मेंबर हमारे बैठेंगे BOD में। तो ट्राइब्यूनल क्या कर सकता है? अपॉइंटमेंट कर सकता है। देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो कैजुअल वैकेंसी हुई थी ना, जो रिमूव किया था MD, उसके रिगार्डिंग था, कैजुअल वैकेंसी के रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट था। बट यहाँ पे क्या, यहाँ पे चाहे तो ट्राइब्यूनल न्यू फ्रेश अपॉइंट कर सकता है डायरेक्टर। ऑलरेडी 10 है कंपनी में, ट्राइब्यूनल बोलेगा 8 मेरे होंगे, अब टोटल कितने हो गए? 18। सब पढ़ोगे 15 से ऊपर जाता है, SR पास करना होता है। हाँ आगे देखेंगे है, बट समझो ना ट्राइब्यूनल चाहे तो कोई नंबर फिक्स कर सकता है, वो अपना डायरेक्टर ले आ सकता है कंपनी में। भाई देखना थोड़ा कंट्रोलिंग कंपनी में क्या चल रहा है। ट्राइब्यूनल अपना डायरेक्टर 8 डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो उधर जो कैजुअल वैकेंसी हुई थी ना, इधर जो कैजुअल वैकेंसी हुई थी ना ये वाली, इसके रिगार्डिंग ट्राइब्यूनल ने क्या किया? अपॉइंट किया किसी MD को। अब ये तो मैनर बताया कैसे अपॉइंट होंगे, ठीक है। तो ये था सर पूरा पावर्स ऑफ ट्राइब्यूनल। इतने पावर सबको सर ध्यान में रखने हैं, बढ़िया सर। देखो और क्या है सर, अभी सेक्शन में थोड़ा मैंने ना नोट्स टाइप बनाया है। देखो मेन तो सेक्शन यहीं तक था सर, यहाँ तक आपको कुछ ना कुछ तो याद रखना ही है। पावर अपॉइंटमेंट कर सकता है, रिमूव कर सकता है, किसी कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है। कॉन्ट्रैक्ट किसका टर्मिनेट? MD से कॉन्ट्रैक्ट कंपनी का है तो, या मान लो किसी थर्ड पर्सन का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकता है। बट उसके लिए क्या चाहिए? कंसेंट प्लस नोटिस प्लस कंसेंट। या मान लो ट्राइब्यूनल ये भी ऑर्डर दे सकता है कि तुम्हारे कंडक्ट ऑफ अफेयर कैसे चलेंगे। मान लो पब्लिक पे तुम अब डिपॉजिट नहीं लोगे इन फ्यूचर। और क्या पावर है ट्राइब्यूनल पास? ट्राइब्यूनल ये भी पावर है कि तुम्हारा शेयर्स किसी मेंबर का वो दूसरा मेंबर खरीद सकता है। या मान लो कंपनी भी खरीद सकता है। इफ कंपनी खरीद रहा है तो रिडक्शन इन शेयर कैपिटल होगा। बट ट्राइब्यूनल ने बोल दिया है तुम्हें कुछ फुलफिल नहीं करना है, तुम्हें रिडक्शन हो भी गया तो कुछ ऐसा वैसा पास नहीं करना है, कुछ ROC को फाइलिंग नहीं करना है, ठीक है। तो ये सब पावर्स है ट्राइब्यूनल पास। तो ये सब एक रीडिंग से याद होगा और एक समझ के याद होगा, ठीक है। मैंने ऑलरेडी सब पॉइंट समझा दिया आपको, ये लिंक बता दिया है कि यहाँ पे कौन सा रिमूवल, यहाँ पे कितने भी नंबर ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है ट्राइब्यूनल, ठीक है। कि एक लास्ट पावर समझ लो, देखो सर इस क्लास को ना 1.2 में भी देख लोगे चलेगा। देखो ये क्लास देखो मेरे को लग रहा है सेक्शन 241, 244 एंड 245 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 245 तो सर आपके अटेम्प्ट में आने वाला है, मई वाले अटेम्प्ट में, गारंटी लिख लो आप। बट इस बार ऑब्जेक्टिव में 2 नंबर का 245 पे आया था क्लास सेक्शन। बट ये जो है ना सर, ये इसमें केस सिनेरियो आपको बना के घुमा सकता है कि ट्राइब्यूनल पास क्या पावर है, कुछ ऐसा दे देगा इसी पावर्स में से और पूछेगा क्या कर सकता है। वो आपको दे देगा क्रेडिटर वाला, क्रेडिटर बोलेगा उसने नोटिस नहीं दिया, कंसेंट नहीं लिया, तो भाई वहाँ पे बोला है कि नोटिस कंसेंट देना होगा, ठीक है। तो अब देखो L क्या है? इम्पोजिशन ऑफ कॉस्ट एज डिसाइड बाय ट्राइब्यूनल। सर इसका मतलब सर इम्पोजिशन ऑफ कॉस्ट देखो सिंपल समझो, 241 एंड 244 में
मज़े लेने के लिए। सर मतलब मान लो ये मेंबर्स हैं, इनके पास 1/10 इशूड कैपिटल पावर था, और इन्होंने क्या किया ना, चल बोलते हैं चल आज है ना ट्रैवलर पास चलते हैं, मज़े लेते हैं। ट्रैवलर बोलते हैं भाई हमारे साथ ऑपरेशन हो रहा है, मिस कंपनी में प्रीजुडिशियल हो रहा है, पब्लिक इंटरेस्ट में। ट्रैवलर पास पहुंचे, ट्रैवलर ने अपना ओपिनियन देखा और ट्रैवलर ने अपना कंडीशन सेटिस्फाई किया, ए एंड बी कुछ नहीं हो रहा है। ट्रैवलर बोला कि भाई क्यों आए हो यहाँ पे? बोला वो ना थोड़ा मज़े लेने आए थे, बोर्ड लग रहा था, बहुत कुछ बोरियत चल रहा था ज़िंदगी में, पता नहीं क्या हो रहा है यार, समझ नहीं आ रहा है। हम सोचे चल ट्रैवलर से मिल के आते हैं, उनको बोलेंगे ऑपरेशन हो रहा है। ट्रैवलर बोला पागल समझ लिया क्या? तो ये जो इम्पोजिशन ऑफ कॉस्ट होता है ना, इम्पोजिशन ऑफ कॉस्ट, ये क्या होता है ना, जस्ट लाइक ए पनिशमेंट देना। ट्रैवलर बोल रहा है कि तुम पे हम कॉस्ट लगा सकते हैं, मतलब तुमने हमें मज़े लेने वाले लग रहे हो, हम तुम पे 50,000 का फाइन लगा रहे हैं। तो वो जो भी फाइन में लगाएगा ना वो डिसाइड बाय ट्रैवलर होगा। ये बस इम्पोजिशन ऑफ कॉस्ट समझना। ये 241 244 में आते हैं ना एप्लीकेशन लेके, जिस ट्रैवलर पर गेट ठकठकाते हैं, सर हमारे साथ ऑपरेशन हुआ है या मेंबर साथ ऑपरेशन हुआ है, ये है ना मज़े लेने आए थे, मतलब कुछ ऐसा हुआ नहीं था कंपनी में, ये बस आए बोले चलो मज़े लेते हैं यार, क्या दिक्कत है। तो ट्रैवलर बोला भाई हमारे पास आओगे ना तो हमारे पास पावर भी है, तो हम तुम पे इम्पोजिशन ऑफ कॉस्ट लगा सकते हैं, कुछ भी कॉस्ट लगा सकते हैं, 50,000 1,00,000 जो भी डिसाइड करेगा ट्रैवलर। बढ़िया सर, ये सारे पावर्स हैं, तो इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। कोई मज़े लेने के ट्रैवलर पास नहीं जा सकता है कि ऑपरेशन हो रहा है, मिसमैनेजमेंट हो रहा है, ऐसा करके। ठीक है सर। अब देखो सर कुछ MCQ की समझो। देखो अभी इस सेक्शन में मैंने नोट्स टाइप बनाया, ठीक है क्या सर, नोट्स टाइप बनाया, इसमें खत्म करता हूँ। देखो ये सब ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है सर, और क्वेश्चन है सर। देखो मान लो ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर दिया, कौन सा ऑर्डर दिया, मान लो यही मान लो के वाला, के में क्या था सर, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। कौन सा, वो रिमूवल वाला नहीं सर, कोई भी फ्रेश अपॉइंटमेंट, इसमें कुछ भी अपॉइंट कर सकता है, 10-12 कुछ भी कर सकता है। मान लो इसने 10 डायरेक्टर अपॉइंट किए, तो ट्राइब्यूनल ने क्या दिया सर, ऑर्डर दिया। किसको दिया, कंपनी को दिया, कंपनी अपॉइंट करेगी ना, कंपनी को बताएगा ना। अब जो कंपनी को ऑर्डर मिला ना, कुछ भी मिला, या मान लो कुछ भी ऑर्डर दिया, जो भी हमने पढ़ा ऊपर पावर्स में, कंपनी को सारे ऑर्डर किसको फाइल करने हैं, ROC को फाइल करने हैं। कितने दिन में सर, ये 30 डेज याद रखना, विदिन 30 डेज ऑर्डर। मान लो ट्रैवलर का कुछ भी ऑर्डर आता है ना कंपनी पे, तो कंपनी को वो ऑर्डर ROC को जाकर बताना पड़ेगा सर। ROC जस्ट लाइक मम्मी को बताना पड़ेगा आपको, याद रखना। कुछ भी इसके साथ हो रहा है ना, इसके साथ कुछ भी हो रहा है ना, तो ये बताएगा अपनी मम्मी को, मम्मी देखो हमारे साथ क्या हुआ कि बोला गया कि 10 डायरेक्टर अपॉइंट करने हैं, या बोला गया मम्मी देखो हमारे MD को हटा दिया गया, या बोला मम्मी देखो हमें बोला गया कि फ्यूचर में पब्लिक डिपॉजिट नहीं लेना है। सर कितने दिन बोलना है, 30 दिन में बोलना है मम्मी को जाके, मतलब मम्मी मतलब सर ROC, मतलब कुछ भी ऑर्डर आया 30 दिन में जाके ROC पर जाके चिल्ला दो कि देखो हमारे पास ये ऑर्डर आया ट्राइब्यूनल का। ठीक है, सपोज देखो मान लो ये कंपनी लोन देती थी, एंड इनके AOA में लिखा था, सपोज मान लो अभी एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है, इनके AOA में लिखा था कि 75% मतलब SR पास करना होता है लोन के लिए। ठीक है, लोन टू मान लो डायरेक्टर को लोन देने के लिए SR पास करना था, सपोज मान लो एग्जांपल समझो, कहाँ लिखा था, इनके AOA में लिखा था। अब आया ट्राइब्यूनल, ट्राइब्यूनल ने बोला इतना ढीला प्रोविजन, तुम SR पास करके डायरेक्टर को लोन दे रहे हो, क्या पता डायरेक्टर भाग जाए। अब बोला कि ट्राइब्यूनल बोल रहा है, डायरेक्ट कर रहा है कि यू नीड टू अल्टर योर AOA या MOA, मतलब ट्राइब्यूनल से बोल दिया कि ये 75% को हटाओ और यहाँ डालो यूनानिमस रिजोल्यूशन, मतलब पूरा 100% का पास करवाओ, लोन वोन दे रहे हो, बड़ी चीज़ है। तो ट्राइब्यूनल ने क्या कर दिया सर, ट्राइब्यूनल ने कुछ नहीं किया, ट्राइब्यूनल ने अल्ट्रेशन किया। अल्ट्रेशन कहाँ किया सर, AOA में MOA में कर सकता है, हाँ सर कर सकता है, अल्ट्रेशन AOA MOA में कर सकता है। अब सुनो सर, ये बिल्कुल चला, 100% वाला काम चला और 3 महीने तक चला। अब कंपनी बोला ना ट्राइब्यूनल सो चुका है, ट्राइब्यूनल आया था, जगह था, अब हम क्या करते हैं, 3 महीने तुमने यूनानिमस पास किया, इसको वापस से हम क्या करते हैं, SR कर देते हैं अपने AOA में। क्या ही जानेगा ट्राइब्यूनल, अगर ट्राइब्यूनल पता चल गया भाई बैंड बजा देगा। इसलिए बोला गया है कि अगर ट्राइब्यूनल ने जो भी अल्ट्रेशन करवाया ना AOA MOA में, मतलब कुछ भी रिगार्डिंग कुछ भी अल्ट्रेशन करवाया, मैंने बस एग्जांपल बताया, यहाँ पे डायरेक्टर को लोन दे रहे तो SR पास करना होता है। ट्राइब्यूनल आया बोला कि अल्ट्रेशन करके बोलो कि यूनानिमस रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा आपको अपने AOA में, किया कंपनी ने, किया कंपनी 3 महीने चलाया भी, यूनानिमस रेजोल्यूशन पास किया, कोई भी लोन देने समय डायरेक्टर को। अब कंपनी बोला ना काम करते ना, हम वापस इसको क्या करते हैं, टर्न कर देते हैं SR पे। भाई नहीं कर सकते तुम,
तुम्हें पहले क्या लेना पड़ेगा, तुम्हें पहले लेना पड़ेगा अप्रूवल बिफोर एनी अल्ट्रेशन अगेन, समझे। मतलब ट्राइब्यूनल ने जो अल्ट्रेशन किया ना, अब तुम उसको वापस से क्या करते हो, रिस्टोर कर रहे हो। या मान लो अप्रूवल लेना पड़ेगा बिफोर एनी रिस्टोर एनी एओए, रिस्टोरेशन ऑफ एनी एओए या एमओए जो भी है, ठीक है। तो ट्राइब्यूनल बस पूरा पावर है, देखो मैं ये नोट्स के वे में बता रहा हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। ट्राइब्यूनल बस पूरा पावर है, किसी कंपनी के एओए एमओए को क्या कर सकता है, अल्टर कर सकता है। अब अल्टर कर दिया तो क्या अल्टर को टाइम पीरियड होगा, नहीं। जब तक ट्राइब्यूनल तुम वापस डिसीजन नहीं लोगे, सर देखो सर यूनिवर्स डिसीजन दिक्कत हो रहा है सर, आप गए ट्राइब्यूनल पास, ट्राइब्यूनल प्लीज सर इसको ऐसा वापस कर दो, ट्राइब्यूनल बोला हाँ कर दो, तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं। बट तुम बिना बताए ट्राइब्यूनल से क्या कर रहे हो, वापस से रिस्टोर बैक कर रहे हो, नहीं कर सकते भाई, नहीं कर सकते, ठीक है। ठीक है सर, नहीं कर सकते हैं सर। और क्या बातें लिखी गई है, अब देखो हमने क्या पढ़ा था वहां पे, कोई भी ट्राइब्यूनल का ऑर्डर आया उसको 30 दिन के अंदर आरओसी को सबमिट करना, मम्मी को बताना है। तो सर देखो कोई भी, अब ये भी बताना, देखो कोई भी अल्टरेशन इन एओए या एमओए में हुआ तो अगेन 30 डेज में नीड टू सबमिट टू आरओसी। फिर 30 दिन में जाकर किसको बताओ सर, आरओसी को बताओ कि आरओसी हमारे साथ क्या हुआ है, हमारे साथ भी क्या हुआ है, हमारे साथ अल्ट्रेशन हुआ है हमारे एओए या एमओए में, हमें क्या करना है, हम तुम्हारे क्या कर रहे हैं, हम तुम्हें फ्रेश एओए एमओए सबमिट कर रहे हैं। तो मतलब सिंपल सी बात, दो जगह हम आरओसी पास जा रहे हैं। एक कब कोई ऑर्डर आया ट्राइब्यूनल का, हम आरओसी पास दौड़ गए, आरओसी इसको देखो सबमिट करो, ट्राइब्यूनल का ऑर्डर आया, या कुछ भी अल्ट्रेशन हुआ है, अल्ट्रेशन मतलब कुछ भी चेंजेस हुए एओए एमओए में, हम फिर आरओसी पर दौड़ गए, आरओसी देखो ये चेंजेस हुए ट्राइब्यूनल ने करवाया है, तो हम आरओसी में आके सबमिट कर सकते हैं। सर ये हुआ सेक्शन कंप्लीट। सर ये एक बार इसको देखो, इसको फास्ट वे में देख लेना सर, मैं तो बोलूँगा इसको एक थोड़ा फास्ट वे में देख लेना। देखो लिस्ट इंपॉर्टेंट, बट क्या पता कब कौन सा पॉइंट बना के क्वेश्चन पूछ दे एग्जामिनेशन में। सिंपल देख लो कोई दिक्कत नहीं, बट 1.2 1.5 जो भी अब चला देख सकते हो, कुछ भी पॉइंट, बस अब सारे पॉइंट्स एक बार देख लेना क्या क्या पॉइंट्स बोल रखे हैं। एक है ना, एक दिमाग में बैठ जाना चाहिए, हाँ ये पावर है ट्राइब्यूनल के पास, जैसे अल्ट्रेशन ऑफ एओए एमओए का पावर है, क्या दोबारा कंपनी रिस्टोर कर सकती है, कर सकती है, बट पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा ट्राइब्यूनल का, ठीक है सर। सर नेक्स्ट सेक्शन आते हैं, और आज का लास्ट सेक्शन, देखो ऑलरेडी ये बहुत बड़ा सेक्शन था सर, मैं उसको 3-4 सेक्शन बराबर मांगता हूँ, पावर्स ऑफ ट्राइब्यूनल। अब आते, ठीक है, 243 क्या बोला सर, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन ठीक है। देखो क्या बोला है, टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ सर्टेन एग्रीमेंट। सर यहाँ पे पता है कौन सा टर्मिनेशन मॉडिफिकेशन आ रहा है और कौन सा एग्रीमेंट आ रहा है, सर याद दिखाता हूँ आपको, रुको। सर यहाँ पे इस दोनों की बात कर रखा है सर, ये वाला एंड ये वाला। कौन सर, कोई भी थर्ड पर्सन के साथ आपका कुछ भी एग्रीमेंट को टर्मिनेट कर रहा है, सेटिंग असाइड मॉडिफाई कर रहा है, कौन सर, ट्राइब्यूनल। या मान लो कोई भी एमडी के साथ, या मान लो कोई भी डायरेक्टर साथ, मैनेजर से आपका क्या कर रहा है, एग्रीमेंट को मॉडिफाई टर्मिनेट कर रहा है, कौन सा, ट्राइब्यूनल। तो इन दोनों केसेस का बात हुआ है सर यहाँ पे, मतलब क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या क्या हो सकता है सर, मतलब बोला क्या हो सकता है अगर किसी कोई टर्मिनेट हो गया, मॉडिफिकेशन हो गया, कोई भी एग्रीमेंट टर्मिनेट मॉडिफाई हो गया, तो क्या हो सकता है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं। कौन से एग्रीमेंट सर, यहाँ पे याद रखना ई एंड एफ वाले, ई एंड एफ ही था ना सर, हाँ ई एंड एफ वाले, मतलब ई मतलब सर ई मतलब एमडी वाला, एफ मतलब अदर पर्सन, मतलब जो एमडी वाला नहीं है, ठीक है, उनके साथ कोई क्या कॉन्सिक्वेंस आते थे अगर उनका एग्रीमेंट क्या हो सकेगा, टर्मिनेट या मॉडिफाई हो जाए। देखो क्या क्या है, पहले वर्डिंग समझो सर। वेयर एनी ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन 242 बाय ट्राइब्यूनल एंड ट्राइब्यूनल terminates, modify
एनी एग्रीमेंट ऑफ सच रेफर्ड इन ई एंड एफ क्लॉज। मैंने बता दिया आपको ऑलरेडी यहाँ पे ऑफ कौन सा 242 वाला, ठीक है ठीक है। अब देखो ये वर्डिंग थी ऑलरेडी, इसने क्या किया, इसको थोड़ा डिफाइन किया कि कुछ भी ऑर्डर पास किया ट्राइब्यूनल ने, टर्मिनेट किया, मॉडिफाई किया, कुछ भी एग्रीमेंट किया जो ई एंड एफ अलग 242 वाला, ई एंड एफ में टर्मिनेट मॉडिफाई से वही दो जगह एग्रीमेंट होता है, एक अदर पर्सन साथ, एक एमडी मैनेजर साथ। तो उससे क्या कॉन्सिक्वेंस आ सकते हैं सोचो ना। ये बंदा था, ये एमडी था, ट्राइब्यूनल आया, ये 5 साल के लिए अपॉइंट हुआ था, 60 लाख पर एनम मिलता था, ट्राइब्यूनल आया बोला कि तुम आज से रिमूव, भाई तुम जाओ टाटा बाय बाय। ये बोलेगा पागल भाई मेरे को सैलरी दो, मैं 3 साल तुम्हारी कंपनी में सर्व किया, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, मुझे 120 लाख चाहिए। तो ये कॉन्सिक्वेंस आ सकते हैं। ये आपसे क्या मांग सकता है, ये आपसे लॉस ऑफ कंपनसेशन मांग सकता है, कंपनसेट मांग सकता है। या मान लो पहले से बताता हूँ क्या, एक तो एमडी मांग सकता है क्योंकि उसने 3 साल सर्व कर दिया, 2 साल बाकी थे, ये बोलेगा भाई 5 साल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, 2 साल का मेरे को 120 लाख रुपया दो, 60 लाख पर एनम हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। या मान लो सेकंड क्या, एनी अदर पर्सन में कोई क्रिएटर था, ये टॉम लिमिटेड था, देखो मैं जल्दी बता रहा हूँ इसको, देखो इजी है। देखो टॉम लिमिटेड था, क्रिएटर था, इसने क्या कर दिया, इसने इसको मान लो, रुको, इसने क्या किया, इसने परचेज किया, ठीक है। अब क्या कर सकता है ट्राइब्यूनल, 242 पावर देखा था हमने कि इस कॉन्ट्रैक्ट को मान लो 500 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट था, इसको क्या कर दिया ट्राइब्यूनल ने टर्मिनेट। भाई अब ये बोलेगा यार ट्राइब्यूनल टर्मिनेट कर दिया, मेरे को कंपनसेशन चाहिए। क्यों कंपनसेशन चाहिए, हम तुम्हें नहीं बेचते तो हम किसी और को बेचते हैं, तो भाई तुम्हारा टाइम ऑफ वैल्यू ऑफ मनी भी तो होता है। तुम्हें बेचे 2-3 महीने तुम्हारे पास सामान रहा, हम इसको बेचते तो भाई इसके पास 2-3 महीना कुछ तो कमाई होता। अब तुम बोल रहे हो डायरेक्ट बोल रहे हो कि टर्म एग्रीमेंट कैंसिल हो गया, तो ये मांगे कंपनसेशन। ये बोलेगा भाई तुमने दूसरा का टेंडर छिनवा दिया, मैंने दूसरा टेंडर छोड़ के मैं तुम्हें टेंडर दिया, अब ट्राइब्यूनल ने बोला है कि ऑर्डर दे दिया कि कॉन्सिक्वेंसेज हो जाएंगे, कैंसिल करो इसको, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करो। तो ये तो रोएगा ना क्रेडिटर, ये बोलेगा यार मैं क्यों आया तुम्हारे पास, मैं इसके पास जाता। फिर मान लो कोई श्याम था, श्याम लिमिटेड था, ये आपने मांग लिया कंपनसेशन, किससे मांग लेगा, टॉम लिमिटेड से। अब देखो इसी कॉन्सिक्वेंसेज, ये देखो ये कॉन्सिक्वेंसेज आने लगे, ये कंपनसेशन मांगने लगा किस लिए, कुछ भी एग्रीमेंट टर्मिनेट हो गया, ये कंपनसेशन मांगने लगा अपने लॉस ऑफ ऑफिस के लिए, इसका ऑफिस लॉस हो गया ना यहाँ पे। तो देखो क्या बोला गया है, ए सच ऑर्डर सेल सर वर्डिंग याद है ना, सेल सच ऑर्डर मतलब सर कौन, ट्राइब्यूनल वाला, ट्राइब्यूनल का 242 वाला। सच ऑर्डर सेल नॉट गिव राइज टू क्या सर, एनी क्लेम वट एवर against the company by any person for damages a compensation or for compensation of loss of office। बताता हूँ सर, आराम से बताता हूँ। देखो क्या बोला, जो ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर दिया ना सर, ट्राइब्यूनल का 242 वाला ऑर्डर, वो बोला है सेल नॉट गिव, उस ऑर्डर से क्या होगा, कुछ भी अराइज नहीं होगा, कुछ भी क्लेम अराइज नहीं होगा। जैसे आग लगने पर इंश्योरेंस क्लेम अराइज होता है ना, बस बोला ट्राइब्यूनल का ऑर्डर लगने से कुछ क्लेम नहीं मिलेगा तुम्हें, वट एवर कुछ भी हो, अगेंस्ट द कंपनी बाय एनी पर्सन फॉर डैमेजेस। सर डैमेजेस वाले में क्या बोला सर, वो क्रेडिटर वाला, क्रेडिटर को कुछ भी डैमेज हुआ ना कंपनी के खिलाफ से, मान लो वो 242F वाला क्रेडिटर वाला, या और फॉर कंपनसेशन ऑफ लॉस ऑफ ऑफिस। सर कौन सा 242E वाला, मतलब एमडी वाला, मतलब सिंपल बोला देखो सर, जो ऑर्डर आया ट्राइब्यूनल का उसके ऑर्डर से कुछ राइज नहीं होगा, क्या राइज नहीं होगा, कुछ भी क्लेम नहीं मिलेगा। किसको नहीं मिलेगा, कोई भी पर्सन के डैमेज के लिए, पर्सन डैमेज के लिए मतलब सर वो क्रेडिटर को डैमेज होना। सर टेंडर आपको देके किसी और को देता तो उसका टाइम ऑफ वैल्यू मनी तो बच जाता 3 महीने का, कुछ तो इंटरेस्ट कमाता कुछ पैसे पे, उसको डैमेज हुआ, मान लो 3 महीने का टेंडर किसी और को चला गया, आपको चला गया, किसी और को जाता, क्या पता हमारे साथ उसके साथ कुछ अच्छा गुडविल होता। और कुछ भी कंपनसेशन ऑफ लॉस ऑफ ऑफिस, एमडी का लॉस हो गया ना, कंपनसेशन दो उसको बोल रहा है, तो बोला कुछ भी नहीं मिलेगा। ट्राइब्यूनल का ऑर्डर क्या आया ना, तो हम भाई कंपनी कुछ नहीं देगा,
क्योंकि ट्राइब्यूनल का ऑर्डर कुछ भी क्लेम अराइज नहीं करता है, तुम गलत कर रहे हो इसलिए ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर दिया ऐसा, ठीक है। तो याद रखना कुछ भी नहीं मिलेगा। ये किसके लिए बोला था, डैमेजेस ऑफ एनी पर्सन, वो इसे क्रेडिटर वाला एफ वाला। और सर कंपनसेशन ऑफ लॉस ऑफ ऑफिस एमडी वाला सर, एमडी मैनेजर डायरेक्टर। तो कुछ भी एमडी को निकाला ट्राइब्यूनल ने, और ट्राइब्यूनल एमडी बोला कि भाई कंपनी मेरे को चाहिए कंपनसेशन। कंपनी बोलेगा भाई 243 पढ़ा है तुमने, बोलेगा हाँ, उसमें लिखा है कुछ भी ऑर्डर शैल नॉट गिव एनी राइज टू एनी क्लेम, कुछ भी क्लेम अराइज नहीं होने वाला तुम्हारा, चाहे वो तुमको डैमेज हो पर्सन को या तुमको क्या हो, तुम्हारा लॉस ऑफ ऑफिस हो, कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। कुछ नहीं मिलने वाला, जीरो जीरो जीरो, जाओ भाई, बाय बाय टाटा, सी यू, नेक्स्ट ईयर मिलते हैं। नेक्स्ट ईयर भी नहीं मिलते, दिखते और क्या बोला सर, नो एमडी। अब एमडी को अलग से लिया इसने, नो एमडी डायरेक्टर हुज एग्रीमेंट, यही बताता हूं, इज सो टर्मिनेटेड और सेट असाइड। to set aside for a period of 5 years। बताता हूँ सर क्या बोला इसने। देखो सर क्या बोला है, जो डायरेक्टर को सर नो डायरेक्टर, मतलब सर कोई डायरेक्टर भी, कोई एमडी या कोई डायरेक्टर हुज एग्रीमेंट इज सो टर्मिनेटेड और सेटिंग असाइड, मतलब जो ट्राइब्यूनल ने क्या किया था, उसका एग्रीमेंट कैंसिल किया था, या एग्रीमेंट क्या किया था, कैंसिल किया था, या सेटिंग असाइड खत्म किया था, टर्मिनेट किया था, खत्म किया था, वो क्या हो सकता है, वो 5 साल के लिए, जहां पे ऑर्डर आया, मान लो ऑर्डर आया 1/4/17, मतलब 1/4/17, 1 अप्रैल 2017, ठीक है सर। वो क्या है ना सर, वो जो भी पर्सन एमडी, यहाँ पे एमडी मैनेजर, ठीक है, रुक जाओ, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी बता रहा हूँ, एमडी मैनेजर क्या हुआ, इस पे ऑर्डर आया किसका, ट्राइब्यूनल का ऑर्डर आया कि तुम 5 साल के लिए, ऑर्डर आया कि तुम्हारा टर्मिनेट हुआ, देखो ऑर्डर आया कि टर्मिनेट हुआ। अब यहां से ना ये 5 साल कूलिंग पीरियड होता है सर, मतलब सर ये जो 5 साल है ना, 5 साल, मान लो एमडी के लिए कॉन्ट्रैक्ट आया, भाई तुम्हारा टर्मिनेट हो गया, एग्रीमेंट खत्म, तो तुम 5 साल तक है ना, 5 साल तक इस कंपनी में कोई भी पोस्ट होल्ड नहीं कर सकते सर, इस कंपनी में, ये याद रखना, ऑफ द कंपनी मतलब सेम कंपनी। देखो वर्डिंग यही क्लियर है, बस कॉन्सेप्ट याद रखना, सेम कंपनी मतलब सर कोई भी एमडी, कोई भी डायरेक्टर जिसका एग्रीमेंट क्या किया, टर्मिनेट किया या सेटिंग असाइड किया, किसने सर, ट्राइब्यूनल ने, वो सर है ना 5 साल तक, जिस दिन से ऑर्डर आया, फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ सेटिंग असाइड ऑर्डर आया, टर्मिनेट ऑर्डर आया, ठीक है, वो उस सेम कंपनी में कोई पोस्ट होल्ड नहीं कर सकता एज ए एमडी, एज ए डायरेक्टर, मतलब ये 5 साल तक है ना, नॉट बीइंग या नॉट होल्ड ऑफिस एज एमडी डायरेक्टर, मतलब सिंपल, तुम 5 साल तक उस कंपनी में कूलिंग पीरियड आ गया तुम्हारा, याद रखना सर, उस कंपनी बोला हूं क्योंकि आगे एक वर्ड आने वाला है, आगे एक और चीज आने वाला है। सेम कंपनी में तुम दूसरी कंपनी बनो ना एमडी, कोई दिक्कत नहीं है, तीसरी कंपनी बनो एमडी, कोई दिक्कत, बट सेम कंपनी में तुम 5 साल तक कूलिंग पीरियड हो गया। 5 साल से पहले आ सकते हो, बट तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें ट्राइब्यूनल का अपॉइंटमेंट लेकर आना पड़ेगा, ट्राइब्यूनल का परमिशन लेकर आना पड़ेगा। ये सब क्लियर हो गया होगा सर आपको। तो सर याद रखना सर, सेम कंपनी में आप 5 साल तक अपॉइंट नहीं हो सकते हो अगर आपका टर्मिनेट किया या सेटिंग असाइड किया, किसने सर, ट्राइब्यूनल ने सेटिंग असाइड किया या टर्मिनेट किया, किसमें सर, ये याद रखना सर, सेम कंपनी, क्योंकि एक वर्ड आने वाला जो मैं भी आरटीपी में क्वेश्चन देके हिल गया था, एमसीक्यू आया था, ठीक है, सेम कंपनी, किसका अप्रूवल लेके आ सकते हो वापस, ट्राइब्यूनल का, ठीक है। अब देखो सर, अब क्या एक वर्ड, बस थोड़ा सा सेक्शन बाकी है, बताओ देखो क्या है। अब आया कुछ अमेंडमेंट, ये 1A करके आया, किसमें सर, 243 में। सर हमने पढ़ा था, याद है सर, यहाँ बताता हूँ, रुक जाओ सर, हमने पढ़ा था 241 में कि 2 लोग जाते हैं सर, कौन से, ट्राइब्यूनल जाता है
और सीजी जाता है। सर सीजी कब जाता है? सीजी सो मोटो जाता है। नहीं पढ़ा होगा तो सर पहला लेक्चर देख के आना इसका। सीजी सो मोटो जाता है सर कब? सर जब 4 सर्कमस्टांसेस होते हैं। सर याद दिलाओ सर कुछ। देखो सर, जो पर्सन होता है ना वो खुद फ्रॉड के रखा हो, वो गिल्टी ऑफ फ्रॉड हो, या मान लो जो पर्सन है ना वो साउंड बिजनेस प्रिंसिपल नहीं फॉलो कर रहा हो, कॉम्पिटिशन एक्ट नहीं फॉलो कर रहा हो। सब पर्सन बोल रहा हूँ, पर्सन, साउंड बिजनेस नहीं। या पर्सन है ना उसने कंपनी बनाई है इंटेंशन की फ्रॉड करने के लिए, तो वो है ना सीजी सो मोटो जा सकता था किसके पास? ट्राइब्यूनल के पास। ठीक है, ट्राइब्यूनल के पास जा सकता था कब? सर सो मोटो जाता था सीजी। और ट्राइब्यूनल क्या करता था? ट्राइब्यूनल एनालिसिस करके उसको करता था नॉट अ फिट एंड प्रॉपर पर्सन। किनको बोलता था ट्राइब्यूनल? इन लोग को बोलता था। सीजी सो देखो ट्राइब्यूनल, ये देखो, सॉरी दैट्स नॉट ट्राइब्यूनल, दैट्स मेंबर्स। मेंबर कैसे आते थे? ए एंड बी। ए में क्या होता था? मेंबर लगता था प्रीजुडिशियल हो रहा है, बी में लगता था कोई भी मैनेजमेंट में चेंज हो रहा है। इस दो बेस पे मेंबर कहाँ जाते थे? ट्राइब्यूनल पास जाते थे। बट सीजी भी तो सो मोटो जाने लगा, ये अमेंडमेंट आया था। सीजी भी अब सो मोटो जा सकता है किसके पास? ट्राइब्यूनल पास। क्या बोल सकता है? ये 4 चीजें, ये 3 चीजें, 4 चीज जो भी है, एक और कुछ है याद नहीं आ रहा अभी, लेकिन ये तीन चीजें याद है ना, 3 चीजें बोल सकता है। क्या? कि पर्सन जो है ना वो गिल्टी ऑफ फ्रॉड है, या पर्सन है ना वो साउंड बिजनेस प्रिंसिपल नहीं फॉलो कर रहा है। ये जो पर्सन है ना उसने कंपनी बनाई है इंटेंशन फ्रॉड करने के लिए। तो ट्राइब्यूनल को लगा कि ठीक है, हाँ यार सही बोल रहा है सीजी, अब इस पर्सन को क्या करते हैं? नॉट अ फिट एंड प्रॉपर पर्सन, मतलब सिंपल बोल दिया, डिस्क्वालीफाई करते हैं उसको हम। ठीक है, तो ये सीजी वाला बोलो सर। देखो ये सीजी वाला, तो ये सीजी वाला जो ऑर्डर लेके जाते हैं ना ट्राइब्यूनल के पास, ट्राइब्यूनल उस पर्सन क्या कर सकता है? फिट, नॉट अ फिट एंड प्रॉपर पर्सन, मतलब सिंपली क्या करता है उस पर्सन क्या कर सकता है? डिस्क्वालीफाई कर सकता है। ठीक है, अब सर ये जो पर्सन डिस्क्वालीफाई हुआ ना, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है सर। क्या इंपॉर्टेंट है? सच पर्सन। सर सच पर्सन मतलब ये जो डिस्क्वालीफाई हुआ है, डिस्क्वालीफाई कौन सा? ये वाले पर्सन सब, इन्हीं को तो बेस पे लेकर सीजी ने ट्राइब्यूनल पास गया, ट्राइब्यूनल ने इनको नॉट फिट पर्सन दिया। तो सच पर्सन शैल नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ डायरेक्टर, मतलब सच पर्सन वो डायरेक्टर ऑफिस नहीं होल्ड कर सकता, और एनी अदर ऑफिस जो मैनेजमेंट रिगार्डिंग है, मतलब जो एमडी वैमडी हो गया, कनेक्टेड विथ मैनेजमेंट, जो रन करता है, ऐसा कोई पोस्ट नहीं होल्ड कर सकता। सिंपल इस मतलब हो गया कनेक्टेड विथ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कनेक्टेड क्या होता है? एमडी हो गया, मैनेजर हो गया, या मान लो मैनेजमेंट के साथ बैठता हो, उसके रिगार्डिंग कोई भी वो सच पर्सन है ना, ये वाले पर्सन सब, ये वाले पर्सन सब, क्योंकि इसी बेस पे सीजी ट्राइब्यूनल पास गया था। ये पर्सन क्या है? सैल, मतलब मैंडेटरी, सैल नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ डायरेक्टर, वो डायरेक्टर नहीं बन सकते, और नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस कनेक्टेड विथ मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट क्या होता है? जो कंपनी रन करते हैं उनके साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, मतलब वो मैनेजमेंट रन करने वाले बंदे बन ही नहीं सकते। वो आदमी कौन आदमी? ये वाले आदमी। ठीक है, रन विथ कनेक्टेड विथ मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ, हमारा सर सबसे तगड़ा वर्ड, एनी कंपनी। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस? सर यहाँ पे सेम कंपनी में जो अगर ट्राइब्यूनल ऑर्डर दिया ना एमडी डायरेक्टर या एग्रीमेंट जो 242E वाला था, वो सेम कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकता 5 साल तक, बट ट्राइब्यूनल का ऑर्डर लेके बन सकता है। बट यहाँ पे कौन था सर? यहाँ पे 1A करके अमेंडमेंट आया गया कि जो सीजी देता है ना सुमोटो, किस बेसिस पे? ये सर्कमस्टांसेस में कि जो पर्सन भाई वो फ्रॉड है, विजय माल्या है, या पर्सन ने कॉम्पिटिशन एक्ट का फॉलो नहीं किया, या पर्सन इंटेंशनली फ्रॉड करने के लिए की थी, कंपनी बनाई थी पर्सन, उस पर्सन ने फ्रॉड करने के लिए, जैसे फ्रीडम 251 ऐसा कुछ समझ लो, तो वो सारा इंटेंशन, वो सारे पर्सन को क्या कर सकता है? ट्राइब्यूनल बोल सकता है नॉट अ फिट पर्सन। और वो पर्सन है ना, वो पर्सन किसी भी कंपनी में नहीं होल्ड कर सकते हैं ऑफिस एज अ डायरेक्टर। कितने साल के लिए? फॉर 5 ईयर्स। सर समझो क्यों सर यहाँ पे क्यों बोला? क्योंकि ये पर्सन विजय माल्या है, चाहे इस कंपनी में फ्रॉड करे या किसी और कंपनी में फ्रॉड करे, फ्रॉड वो कर ही रहा है सर, विजय माल्या है। या मान लो यहाँ पे साउंड प्रिंसिपल उसने पर्सन ने नहीं फॉलो किया, क्या पता वो सामने वाली कंपनी वापस अपॉइंट होकर फॉलो करे साउंड प्रिंसिपल या नहीं प्रिंसिपल फॉलो करे। इसलिए बोला ना कि ये वाले जो था जो सीजी सोमोटो देता है एप्लीकेशन ट्राइब्यूनल को, ये वाले लोग है ना, ये 5 साल तक कभी नहीं बन सकते सर किसी भी कंपनी में, ऑफ एनी कंपनी। वर्ड याद रखना सर, एनी कंपनी, सेम कंपनी नहीं, एनी कंपनी, कहीं भी कंपनी में। कितना सर? 5 साल तक। क्या सर? डायरेक्टर या कोई भी कनेक्टेड विद मैनेजमेंट जो कंपनी रन करते हैं वो वाला पोजीशन नहीं होल्ड कर सकते हैं। ठीक है सर। सर बाद में बस एक लाइन घुसा दिया इसने, क्या सर? देखो, प्रोवाइडेड सीजी में विथ लीव ऑफ ट्राइब्यूनल
परमिट सच पर्सन। अब यहाँ पे पीछे क्या था सर, पीछे बस बोला था कि अगर तुम्हें ट्राइब्यूनल का ही परमिशन लेके आ गए जो 242E वाला है वहाँ पे हम अप्रूव कर देंगे, बट यहाँ पे बस एक घुसा दिया क्या सर, इंटर क्या कर दिया, यहाँ बोला सीजी का परमिशन लेके आओ। मतलब सीजी खुद जाता है और ट्राइब्यूनल को बोले कि हाँ ट्राइब्यूनल हम दोनों मिलकर क्या करते हैं, बंदा सुधर गया है यार, चलो कोई बात नहीं, इसको है ना, इसको परमिट कर देते हैं। तो याद रखना यहाँ पे एनी कंपनी इंपॉर्टेंट है, और प्रोवाइडेड मतलब प्रोवाइजो लिया है इसका, प्रोवाइडेड लिया है मतलब इसको एक्सेप्शन लिया है कि अगर सीजी चाहे तो विथ ट्राइब्यूनल के अप्रूवल से, ये लीव मतलब होता है अप्रूवल, ये विथ ट्राइब्यूनल का अप्रूवल से परमिट कर सकता है सच पर्सन, ये वाले पर्सन को। तो याद रखना सर, एक तो ये वाले पर्सन सीजी वाले सो मोटो वाले पर्सन हर कंपनी में नहीं बन सकते हैं, वो वाले पर्सन पीछे वाले वो बस उसी कंपनी में एमडी नहीं हो सकते 5 साल तक। इसमें क्या हो, इसमें कोई कंपनी में एमडी डायरेक्टरशिप नहीं होल्ड कर सकते, प्रोवाइडेड कर सकते कब, जब सीजी प्लस ट्राइब्यूनल कंसेंट, सीजी जाए ट्राइब्यूनल पास और ट्राइब्यूनल का अप्रूवल लेके आए, तब कर सकते हैं हम वापस इस बंदे को किसी कंपनी में। तो ये याद रखना सर। दैट्स इट आज के लिए सर, गुड नाइट। कल खत्म कर देंगे चैप्टर को, कल 30 मिनट्स में चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चलो सर।